हेलमिंथोलॉजी का अगला चैप्टर है सिस्टोड्स एंड सिस्टोड्स को बोला जाता है टेपवर्म्स। एक बार इनके नाम पढ़ लेते हैं, टीनिया सोलियम एंड टीनिया साजिनाटा, एच नाना एंड एच डिमिन्यूटा, डी लैटम एंड एकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसिस। इन सब के अगर आप हेड एंड की तरफ देखोगे तो आपको कुछ गोल स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे जिनका नाम होता है सकर्स। तो ये इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि ये हमारी बॉडी में आके अटैच कर सके। तो सबके पास सकर्स हैं अटैचमेंट के लिए, पर डायफिलोबोथ्रियम लैटम के पास सकर्स नहीं है। अगर आप उसका नाम देखो, डाई मतलब दो एंड बोथ्रियम मतलब माउथ, तो इसके पास दो ऐसे माउथ हैं, एक आपको आगे की तरफ दिखाई दे रहा है और एक ग्रूव पीछे की तरफ। तो इसके पास जो होता है दोज आर रेफर टू एज टू ग्रूव्स। बाकी आप अगर इसकी शेप देखो तो फाइलम का मतलब होता है लीफ, तो इसकी जो शेप है ऑर्गेनिज्म की दैट इज गोइंग टू बी लीफ लाइक। तो सबके पास सकर्स होते हैं पर डी एटम के पास सकर्स नहीं होते। अब बाकी सब जिनके पास सकर्स हैं, अगर आप ध्यान से हाई पावर पे देखोगे तो कुछ के सकर्स में आपको हुकलेट्स दिखाई देंगे। तो प्लीज रिमेंबर, नंबर 1, ऑल ऑफ देम हैव हुकलेट्स एक्सेप्ट टीनिया साजिनाटा में टा आता है तो वहां हुकलेट्स नहीं है, टाटा कर देना। डिमिन्यूटा में टा आता है, वहां भी टाटा कर देना, हुकलेट्स नहीं है। और डी लैटम में टा आता है तो वहां भी टाटा करना। सो सिंपल, जहां जहां टा 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 आएगा वहां वहां आप कहोगे हुकलेट्स को टाटा कर दिया, मतलब हुकलेट्स नहीं अवेलेबल है। बाकी सब में मतलब टीनिया सोलियम, एच नाना और एकाइनोकोकस के पास हुकलेट्स हैं। तो कितने हुकलेट्स हैं? ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू हैव 2 rows ऑफ हुकलेट्स। हाउएवर इसका एक्सेप्शन है एच नाना, क्योंकि एच नाना के पास है सिर्फ सिंगल रो ऑफ हुकलेट्स। एच नाना को सब कुछ सिंगल प्रोवाइड किया गया। अगर हुकलेट्स पूछा तो सिंगल रो है, होस्ट पूछा तो होस्ट भी इसका सिर्फ सिंगल है जो कि है हम, दैट इज ह्यूमन बींग्स। एंड साइज भी इसको सबसे छोटा दिया गया, दिस इज नोन एज द ड्वार्फ टेपवर्म। पर इतनी लिमिटेशंस होने के बाद भी ये सबसे सक्सेसफुल है क्योंकि ये सबसे कॉमन सिस्टोड इन्फेक्शन है। तो एच नाना हमें कितनी लाइफ लेसन्स के साथ भी एनरिच करता है। वो हमें बताता है कि लाइफ में मे बी गॉड विल गिव यू एवरीथिंग इन लिमिटेड रिसोर्सेज। एक ही रो है हुकलेट्स का, एक ही होस्ट है, साइज भी सबसे छोटा है, बट सबसे सक्सेसफुल होके इसी ने दिखाया। तो लाइफ में अगर किसी से इंस्पिरेशन लेना है तो एच नाना से लेना है। नाउ वी कम टू, आपने वर्म्स के हेड एंड को देख लिया, बट इनके एग्स कैसे दिखाई देते हैं? तो जैसे आप पढ़ते हो सिस्टोड, सिस 6 की तरह साउंड करता है, तो इसका जो एग है वो हेक्साकैंथ एम्ब्रियो होता है। मतलब उसके एग के अंदर टोटल कितने हुकलेट्स दिखाई देंगे? टोटल 6 हुकलेट्स दिखाई देंगे। बट डेफिनेटली एग्जाम में 6 गिन पाना बहुत दिक्कत होगा क्योंकि जूम इन नहीं कर सकते। यहाँ पर आप एक बेशक जूम इन करके एक बार देख सकते हो कि यहाँ पर टोटल आपको 6 लाइनें, 6 हुकलेट्स दिखाई देंगे। तो एग्जाम में कैसे पहचानोगे? तो बिना जूम इन करे आप देखोगे, ठीक है, एक एग है, उसके बाहर की तरफ की जो मेम्ब्रेन है उसको हम नाम दे देते हैं आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद एक अंदर की तरफ मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है जिसे हम बोल देते हैं इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में मुझे कुछ कुछ गंदा गंदा डॉट 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 मटेरियल दिखाई दे रहा है, तो इसका नाम हम रख देते हैं योक ग्रैन्यूल्स। तो ये शायद मैं एग्जाम में इजीली देख पाऊंगी, है ना। तो योक ग्रैन्यूल्स आर गोइंग टू बी सीन। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, पोल्स पर 2 छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हें बोला जाता है पोलर नॉब्स। अगेन वी विल जूम इन एंड सी, बिकॉज इसी को देखकर आप शायद एग्जाम में पहचान पाओगे। यहाँ पर और यहाँ पर आपको 2 नॉब्स दिखाई दे रहे हैं। तो एग्जाम में फाइनली सिस्टोड का एक पहचानने के लिए 3 चीजें याद रखना, 6 हुकलेट होंगे, साथ में होंगे पोलर नॉब्स और साथ में होंगे योग ग्रैन्यूल्स। मतलब एच नाना, टीनिया सोलियम, टीनिया साजिनाटा सबका एक ऐसा दिखेगा, पर जो एक्सेप्शन आता है वो है एच डिमिन्यूटा। एच डिमिन्यूटा सेज कि मेरे पास वो 6 वाला एग तो है, सिस्टोड फैमिली तो है, पर नॉब्स नहीं है। यहाँ पर मुझे कोई नॉब्स नहीं दिखाई दे रहे और मुझे कोई योग ग्रैन्यूल्स भी नहीं दिखाई दे रहे, तो वो हो जाता है एच डिमिन्यूटा का एग। एंड फाइनली आता है एक एग, जिसके एग तो आप सबको दिखाई दे रहा है, बट उसके ऊपर एक लिड बनाई गई है ताकि उस एग का हम प्रोटेक्शन कर सके। तो प्रोटेक्शन वाले एग का नाम होता है ऑपर्क्यूलेटेड एग। ऑपर्क्यूलेटेड एग होता है लिड वाला एग। और लिड और किस चीज में लिड क्यों दी गई? प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन और कहाँ चाहिए होती है? एसटीडीज में चाहिए होती है, एसटीडीज के खिलाफ चाहिए होती है। तो कहाँ कहाँ ये प्रोटेक्शन वाला एग दिखेगा? एसटीडी में दिखेगा। सबसे पहले हो गया स्पाइरोमेट्रा, दूसरा हो गया ट्रीमेटोड्स एंड तीसरा हो गया डी लैटम। तो तभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्योंकि डी लैटम एक सिस्टोड है और उसमें हमें ऑपर्क्यूलेटेड एग दिखाई देता है। तो सब में दिखेगा नॉर्मल वाला एग, डिमिन्यूटा में अलग वाला एग एंड डी लैटम में ऑपर्क्यूलेटेड एग। अब एक एक करके सारे ऑर्गेनिजम्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला वाला है एच नाना, जिससे हमने इंस्पिरेशन लिया था। हमने कहा ये सबसे कॉमन सिस्टोड है और ये साइज में भी सबसे छोटा है। दिस इज गोइंग टू बी द ड्वार्फ टेपवर्म। इसके साथ साथ हमने जाना था कि इसके पास एक ही होस्ट है, तो डेफिनेटिव होस्ट इज ह्यूमन बीइंग और इसके पास कोई भी नहीं है।
अब आते हैं अगले की तरफ, एच डिमिन्यूटा, जिसका नाम रखा गया है रैट टेपवर्म। रैट वर्ड रखा है तो डेफिनेटली रैट ही होगा, तभी ऐसा नाम रखा। और साथ में जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो है बीटल्स। तो ह्यूमन बींग्स कहाँ आते हैं? अगर गलती से ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्शन हो जाए तो ह्यूमन बींग भी बनता है हमारा डेफिनेटिव होस्ट। अगला चलते हैं, दैट इज डी लैटम। डी लैटम डायफिलोबोथ्रियम लैटम का नाम थोड़ा सा बदल के आज से हम पढ़ते हैं डायफिशोबोथ्रियम लैटम, क्योंकि इसका जो दूसरा नाम है दैट इज गोइंग टू बी फिश टेपवर्म। सो डायफिशोबोथ्रियम लैटम का नाम ऐसा इसलिए रखा गया क्योंकि डेफिनेटिव होस्ट तो ह्यूमन बींग है, पर इंटरमीडिएट होस्ट में हम दो फिश के बारे में बात करेंगे, एक छोटा फिश और एक बड़ा फिश। छोटा फिश का नाम होता है साइक्लॉप्स। तो छोटे वाले जो फिश होते हैं एक्वेटिक जो लाइफ में, उनको साइक्लॉप्स बोलते हैं, छोटा फिश। और बड़े फिश का नाम हमने फिश रखा। तो अगर एक लाइफ साइकिल मुझे ह्यूमन बीइंग, छोटा फिश और बड़े फिश में घूमती दिखेगी, वो डायफिशोबोथ्रियम की लाइफ साइकिल होगी। एक और क्वेश्चन जो पैथोलॉजी में पढ़ते हो वो ये है कि डायफिशोबोथ्रियम या डायफिलोबोथ्रियम लैटम B12 डेफिशिएंसी कराता है, मतलब मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया के साथ एसोसिएटेड है। इतना तो हम जानते हैं पैथोलॉजी से कि B12 की अब्जॉर्प्शन आइलियम से होती है। तो अगर ये B12 को अब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा तो कहीं ना कहीं डी लैटम आइलियम पे जाके एक्ट करता होगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार डी लैटम की लाइफ साइकिल देख लेते हैं। तो लाइफ साइकिल पहचानने के लिए होस्ट पकड़ लो तो लाइफ साइकिल पहचान में आ जाएगी। यहाँ पे मुझे एक ह्यूमन बीइंग डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, तो एक ह्यूमन बीइंग हो गया होस्ट। उसके अलावा मुझे दिखाई दे रहा है एक छोटा वाला फिश, और वो छोटा वाला फिश के बाद मुझे दिखाई दे रहा है एक बड़ा वाला फिश। तो अगर साइक्लॉप्स, छोटा फिश और उसके बाद बड़ा फिश ऐसा है तो ये डायफिलोबोथ्रियम लैटम की लाइफ साइकिल है। अगला क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि जब हम ये, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास हमने क्या खाया जिससे हमें ये इन्फेक्शन मिली? तो हमने खाई वो फिश, उस फिश, बड़ी वाली फिश हमने खाई, उस फिश को खाने की वजह से हमारे अंदर डायफिलोबोथ्रियम लैटम आया। तो डायफिलोबोथ्रियम लैटम का कौन सा फॉर्म है जो हम खाते हैं? इसका नाम है L3 लार्वा। L3 लार्वा का असली नाम भी पूछा जाता है, दैट इज प्लीरोसर्कॉइड लार्वा। दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि आप इन्फेक्टिव फॉर्म में क्या खाते हो? प्लीरोसर्कॉइड लार्वा खाते हैं। ट्रीटमेंट, इन सारे सिस्टोड्स का ट्रीटमेंट हम एंड में पढ़ेंगे, बट होता है इन सारे सिस्टोड्स का ट्रीटमेंट प्राज़िक्वेंटल ही है। अभी के लिए हम वापस चलते हैं, एंड ये अब आजकल के हमारे मीम के साथ काफ़ी राइम भी करेगा। सो बेसिकली जहाँ हमें मिली दो मछली पानी में गई, तो वो दो मछली पानी में गई, छपक वाला कौन सा होगा? दो मछली वाला इज गोइंग टू बी डायफिशोबोथ्रियम लैटम। अब वापस आते हैं, अगला चलते हैं टीनिया सोलियम और टीनिया साजिनाटा, जिनके डेफिनेटिव होस्ट तो एज यूजुअल ह्यूमन बीइंग ही है, बट इंटरमीडिएट होस्ट अलग है। तो सोलियम का इंटरमीडिएट होस्ट होता है पिग, और साजिनाटा टा आता है तो कैटल। साजिनाटा का इंटरमीडिएट होस्ट होता है कैटल। एक और तरीका याद करने का, जो कि सोलियम पिग को हिंदी में क्या बोला जाता है? तो सोलियम पिग के साथ होता है, और फिर साजिनाटा कैटल के साथ होता है। दोनों क्या कराते हैं? इंटेस्टिनल डिजीज कराते हैं। तो टीनिया सोलियम भी इंटेस्टिनल प्रॉब्लम कराता है, टीनिया साजिनाटा भी इंटेस्टिनल प्रॉब्लम कराता है। पर इन दोनों में से ब्रेन में कौन सा जा सकता है? न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस कौन कराता है? तो दैट इज गोइंग टू बी टीनिया सोलियम। तो सच में ही जो इसे नाम दिया गया वो सच का दिया गया, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी ज्यादा ही करा रहा है। दिस इज गोइंग टू कॉज न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। इन दोनों के बीच में डिफरेंस, इनकी लाइफ साइकिल बहुत पूछी जाती है। तो पहले लाइफ साइकिल पहचानना है तो सिंपल तरीका है कि आप जान लो कि होस्ट क्या है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ह्यूमन बीइंग। अगर ह्यूमन बीइंग के साथ पिग होता तो पिग के साथ मतलब मैम हम टीनिया सोलियम सोच लेते। ये दोनों लाइफ साइकिल जोड़ी गई हैं, आपको एग्जाम में कोई एक आएगी। अगर ह्यूमन बीइंग के साथ पिग होता तो सोलियम बना देते, अगर ह्यूमन बीइंग के साथ ये कैटल होता, काव होता, तो हम टीनिया साजिनाटा बना देते। तो हमारे तक ये आती कैसे? या तो किसी ने अनकुक्ड पोक खाया या किसी ने अनकुक्ड बीफ खाया। तो इन दोनों का कोई भी अनकुक्ड मीट खाने की वजह से हमारे अंदर ये डिजीज आ चुकी है। बट कहीं ना कहीं एग्जाम में अगर आप नहीं पहचान पाए, पिग और कैटल की कहानी नहीं याद आई, तो धीरे धीरे आप ये भी जूम इन करके देख सकते हो कि अच्छा अडल्ट वर्म जो हमारे अंदर बना है उसमें ये स्कोलेक्स हैं। तो स्कोलेक्स तो सिस्टोड की फैमिली में ही होगा, वहां से हिंट मिलेगा। वो भी हिंट नहीं मिला तो प्लीज आप एग को देखना शुरू करना। अगर आपको एग के अंदर 6 हुकलेट मिले तो भी आपको हिंट मिलेगा कि ये सिस्टोड फैमिली का ही मेंबर है। तो यहाँ पे लाइफ साइकिल पहचानना मुझे आ गया। अब एक टेबल आएगा जो प्लीज देख के डरना मत, वीडियो ऑफ भी मत करना, क्योंकि देखने में वो टेबल बेशक बहुत डरावना है बट है बहुत सिंपल। टीनिया साजिनाटा और टीनिया सोलियम के जो अडल्ट वर्म्स हैं, हम उनके डिफरेंस को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर प्लीज़ इतना याद रखो कि आपको एज इट इज़ नहीं पढ़ना, आपको बस जानना है कि जो बड़ा वाला नाम है वो साजिनाटा है, तो सब कुछ जो ज़्यादा मुझे मिलेगा वो साजिनाटा में मिलेगा। सोलियम छोटा वाला नाम है तो सब कुछ कम मुझे सोलियम में मिलेगा।
मतलब अगर उन्होंने पूछा कि लेंथ किसका ज़्यादा, अब लेंथ का आपको नंबर नहीं याद करना, लेंथ किसका ज़्यादा है वर्म में, तो साजिनाटा का ज़्यादा है। स्कोलेक्स किसका बड़ा है, तो साजिनाटा का। नेक किसकी लंबी है, साजिनाटा। प्रोग्लॉटिड्स किस में ज़्यादा है, तो वो भी आपको दिख रहा है नंबर वाइज, प्रोग्लॉटिड साजिनाटा में ज़्यादा है। अच्छा, ग्रेविड सेगमेंट अगर देखा जाए, प्रेग्नेंट वाला ग्रेविड सेगमेंट, वो भी साजिनाटा का बड़ा है। ओके, यूट्रस में अगर हम देखा जाए तो यूट्रस में ब्रांचेस किस में ज़्यादा है, साजिनाटा। वजाइना किसके पास होता है, साजिनाटा। टेस्टिस में फॉलिकल्स किसके पास ज़्यादा है, साजिनाटा। तो कुछ भी पूछा जाए साजिनाटा के पास ज़्यादा होगा, ये इजी हो गया याद करना। अब आगे चलते हैं कि अच्छा ये तो इसके अडल्ट वर्म के बारे में हो गया, बट अगर इसके लार्वा, एग और इन्फेक्शन के बारे में पूछा गया तो अब ये याद रखो कि सोलियम में सब कुछ चलेगा। मतलब अगर पूछा गया कि इन दोनों में से जो लार्वा है, पहले तो लार्वा का नाम याद कर लो, दोनों के लार्वा को, टीनिया का जो अडल्ट वर्म में से जो लार्वा निकलता है उसे बोलते हैं सिस्टीसर्कस। एक होता है सिस्टीसर्कस बोविस। बोविस हमेशा आपको बोवीन, क्या होता है बोवीन मतलब कैटल। कैटल आप किसके साथ जोड़ोगे, आप साजिनाटा के साथ जोड़ोगे। तो सिस्टीसर्कस बोविस जो है, जो कि काउ से रिलेटेड है, वो साजिनाटा का नाम है। सिस्टीसर्कस सेल्यूलोजे जो है वो टीनिया सोलियम के लार्वा का नाम है। अब मुझे बताओ इनमें से ह्यूमन बींग में कौन सा होगा और एनिमल में कौन सा होगा। तो मैम टीनिया सोलियम में आपने कहा था सब कुछ होता है, मतलब इसका जो लार्वा है वो इसके एनिमल में भी होगा और वो हमारे में भी होगा, पिग में भी होगा, मैन में भी होगा। पर टीनिया साजिनाटा में क्या है, टीनिया साजिनाटा का जो लार्वा है वो केवल काउ या कैटल में है, वो ह्यूमन बींग्स में नहीं होता। अब लार्वा के बाद आते हैं एग की तरफ। एग में कौन सा एग हमारे लिए इन्फेक्टिव है और कौन सा नहीं। तो मैम सोलियम का सब कुछ इन्फेक्टिव होता है, इसका लार्वा भी हमारे अंदर था, इसका एग भी हमारे लिए इन्फेक्टिव होता है। वेरे साजिनाटा का लार्वा हमारे में नहीं होता, साजिनाटा का जो एग है वो हमारे लिए इन्फेक्टिव नहीं होता। तो सब कुछ किसमें, सोलियम में। अब आता है इन्फेक्शन। दोनों इंटेस्टिनल इन्फेक्शन तो कराते हैं, पर वो न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस मैम सब कुछ सोलियम कराता है। तो न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस इज गोइंग टू बी कॉज्ड बाय सोलियम। एंड न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस में क्या इन्वॉल्व होता है, ब्रेन में क्या पार्ट, ब्रेन पैरेन्काइमा इन्वॉल्व होता है एंड पेशेंट को सीजर्स होते हैं। और अगर आप सीटी स्कैन या रेडियोलॉजी कराओ तो न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस में मिलता है स्टारी स्काई अपीयरेंस। तो स्टारी स्काई अपीयरेंस पैथोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में कहाँ पढ़ने को मिलती है। एक स्टारी स्काई अपीयरेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑन रेडियोलॉजी, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। पैथोलॉजी में हमने पढ़ा था ये जो बीच में स्टार्स शाइन कर रहे हैं ये बर्किट्स लिम्फोमा में दिखते हैं। तो ये कौन सी माइक्रोस्कोपी है, लाइट माइक्रोस्कोपी। और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी भी आपको कुछ जगहों पे वो फ्लोरेसेंट कलर ज्यादा चमकता हुआ दिखेगा। तो स्टारी स्काई अपीयरेंस 3 चीजों में दिखाई देती है। बेसिक हमने याद करा, अडल्ट वर्म में सब कुछ ज्यादा साजिनाटा की तरफ है और लार्वा, एग और इन्फेक्शन में सब कुछ कराने वाला जो है वो होने वाला है टीनिया सोलियम। एक बार टीनिया सोलियम की एक बार फोटो देख लेते हैं। अगेन ये सिर्फ INI CET एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप पहचानोगे कैसे, पहचानने के लिए आपको ऐसे जो एक जिगजैग वाली बॉडी दिखाई देगी ना, उससे आपका पहचानने का तरीका है कि ये टीनिया की बात हो रही है। ज्यादा डिटेल में अगर देखो तो यहाँ पर आपको वो स्कोलेक्स हेड एंड भी दिखाई दे रहा है, पर जूम इन नहीं कर पाओगे तो इतना याद कर लो कि टिश्यू के अंदर जो मुझे ऐसे वाली बॉडी दिखाई देगी वो होगी हमारे टीनिया वाली बॉडी। सो दिस इज द पिक्चर that you have for tinea. Again this is something I can expect in INI CET, not in other exams. अब वापस आते हैं टीनिया की पूरी कहानी पढ़ने के बाद we can move on to the last one, that is Echinococcus granulosus, जिसका दूसरा नाम है डॉग टेपवर्म। डॉग टेपवर्म से मुझे ये याद आता है कि ये डॉग्स में होगा, तो इसका जो डेफिनेटिव होस्ट होगा वो डॉग होगा। इसका इंटरमीडिएट होस्ट भी एनिमल ही है, शीप। तो हम कहाँ आए, हम तो कहीं भी नहीं आते, हम होते हैं एक्सीडेंटल होस्ट। ना हम डेफिनेटिव है ना हम इंटरमीडिएट है। We are referred to as the accidental hosts and we are also referred to as the dead end accidental host. तो एक बार Echinococcus granulosus कराता क्या है वो देख लेते हैं। तो जब आप इन पेशेंट्स का रेडियोलॉजी इमेजिंग कराओगे, ज्यादातर ये लिवर में पाया जाता है, तो रेडियोलॉजी पे वाटर लिली साइन मिलेगा। ठीक है, तो एक बार हाइड्रेटेड सिस्ट की लाइफ साइकिल देख लेते हैं। एज आई सेड कि एक आपको डॉग की लाइफ साइकिल दिखेगी, साथ में आपको एक शीप दिखेगा। तो डॉग और शीप के बीच में आप बना दोगे हाइड्रेटेड सिस्ट मतलब Echinococcus, और अगर हम में आता हुआ दिखेगा तो आपको साइड में वो डेड एंड होस्ट की तरह, एक्सीडेंटल होस्ट की तरह आता हुआ दिखेगा। अब हाइड्रेटेड सिस्ट देखने में कैसा होता है, जैसे कि सबसे कॉमन साइट मैंने अभी बताया इज गोइंग टू बी द लिवर, एंड लिवर के बाद जो दूसरी कॉमन साइट है
that is going to be the lungs. Most common liver and second most common is the lungs. But hydrated cyst जैसे ये liver का specimen है तो आपको ये pearly white cysts जो दिखाई दे रही हैं अलग अलग sizes की, इन्हें बोला जाता है pearly white hydrated cyst. अब इसी को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखो तो hydrated cyst में 3 layers होती हैं. 3 layers के नाम याद कर लो. पहली layer का नाम है, सिर्फ नाम पढ़ लो. बाहर वाली जो पहली लेयर है उसका नाम है पेरीसिस्ट. पेरीसिस्ट के बाद जो अगली आती है दैट इज रेफर टू एज द एक्टोसिस्ट. एंड जो सबसे अंदर जिसमें आपको ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं उसका नाम है एंडोसिस्ट. जल्दी से 3 लेयर्स का नाम याद करो. बाहर वाली हो गई पेरीसिस्ट, उसके बाद आ गई एक्टोसिस्ट, उसके बाद हो गया एंडोसिस्ट. अब इसके हम फीचर्स पढ़ लेते हैं तो जल्दी से एज आई विल स्टडी आई सी दैट जो पेरीसिस्ट है उसमें मुझे सेल्स दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो क्या है, वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं. प्लीज रिमेंबर पेरीसिस्ट इज द इन्फ्लेमेशन. मैम इन्फ्लेमेशन कौन कराता है? इन्फ्लेमेशन तो ह्यूमन बींग्स कराते हैं. तो पेरीसिस्ट में क्या मिलेंगे मुझे? इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिलेंगे. मतलब ये हाइड्रेटेड सिस्ट अपने साथ लेके नहीं आया, ये मैंने बनाया. ये हाइड्रेटेड सिस्ट है, मैंने उसके आसपास ह्यूमन बींग्स ने इन्फ्लेमेशन से एक सिस्ट बनाई है, एक लेयर बनाई है जिसका नाम है पेरीसिस्ट. तो पेरीसिस्ट होस्ट डिराइव्ड होती है. अगला आता है कि अच्छा पैरासाइट अपने साथ क्या क्या लेयर्स लेके आए? पैरासाइट अपने साथ 2 ही लेयर्स लेके आए, एक्टोसिस्ट, एंडोसिस्ट. एक्टोसिस्ट की अपीयरेंस ऐसे नहीं लग रहा आपने पिंक कलर का पेंट ब्रश लिया और पेंटिंग कर दिया. तो एक्टोसिस्ट का अपीयरेंस होता है पेंट ब्रश अपीयरेंस. और एंडोसिस्ट में क्या दिखाई देता है? इसमें ऑर्गेनिजम्स है, यहाँ से नए नए एकाइनोकोकस बन रहे हैं तो इनका अब जर्मिनेट हो रहे हैं तो जर्मिनल लेयर बोला गया. और ये जो अलग अलग मुझे ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं इन ऑर्गेनिजम्स का नाम रखा गया है ब्रूड कैप्सूल. इन ब्रूड कैप्सूल्स के अंदर याद है इनके अंदर हुकलेट्स भी होते हैं. तो कैन यू सी ये एक हुकलेट का फोटो है. आई होप यू रिमेंबर हुकलेट्स आर गोइंग टू बी ZN स्टेन पॉजिटिव. जनरल माइक्रोबायोलॉजी में जाओ, एक निमोनिक पढ़ा था, माई नोज इज कोल्ड एंड हॉट. हॉट में हुकलेट्स ऑफ हाइड्रेटेड आर ZN स्टेन पॉजिटिव. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इन तीनों लेयर्स में से वो कौन सी लेयर है जो ह्यूमन बीइंग ने इन्फ्लेमेटरी सेल से बनाई है? वो है पेरीसिस्ट. तो अब ये हमने पढ़ लिया तो अब इसकी ट्रीटमेंट भी पढ़ते हैं. ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देंगे एक ड्रग. ड्रग का क्या नाम है? अभी तक हर जगह हमने प्राजिक्वेंटल यूज किया था बट एकाइनोकोकस के लिए हम क्या यूज करते हैं? एल्बेंडाजोल. तो सारे सिस्टोड्स के लिए प्राजिक्वेंटल, एकाइनोकोकस के लिए एल्बेंडाजोल. ठीक हुआ तो ठीक है, पर नहीं हुआ तो सर्जरी करनी पड़ेगी. अब सर्जरी करने से पहले मैम हम कुछ तो इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे. एक तो आपने कहा कि डेफिनेटली आप इमेजिंग करा लो तो वाटर लिली साइन दिखेगा. तो हम ज्यादातर जब भी कोई ऐसी सिस्ट बनती है हम उसमें नीडल डालते हैं, FNAC करने की कोशिश करते हैं. यहाँ कभी भी FNAC मत करना, लीगल केस हो जाएगा. FNAC यहाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. जैसे ही आपने उस सिस्ट को नीडल से फोड़ा तो सिस्ट में से जो पानी निकलेगा वो मरीज को एनाफाइलैक्सिस करा देगा और आपका मरीज मर सकता है. तो एनाफाइलैक्सिस के डर की वजह से कभी भी FNAC नहीं करना. इसी रीजन की वजह से पहले एक स्किन टेस्ट किया जाता था. स्किन में इंजेक्शन देते थे फ्लूइड का देखने के लिए कि हाइड्रेटेड है या नहीं. अब वो भी नहीं करते क्योंकि उसके अंदर, उस टेस्ट का नाम था कैसोनी टेस्ट, उसके अंदर भी यही खतरा था कि मरीज को एनाफाइलैक्सिस हो जाएगा और 2% तक के लोग मर भी रहे थे. तो ना कैसोनी टेस्ट किया जाता है अब, ना FNAC की जाती है. एक हम करते हैं रेडियोलॉजी जिसका नाम है वाटर लिली साइन. दूसरा आजकल एक नया टेस्ट आया विच इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड समथिंग दैट आई वांट ऑल ऑफ यू टू फोकस ऑन, दैट इज ARC5 इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पोटेंशियल क्वेश्चन. ये हमने टेस्ट कर लिया. अब हमें आ रहा है ट्रीटमेंट के लिए हमने ड्रग दिया था एल्बेंडाजोल, वो नहीं काम करा तो हमने सर्जरी करनी शुरू करी. सर्जरी का नाम है पैर. पैर में क्या क्या आता है? सबसे पहले आप करोगे सिस्ट का पंक्चर. मैम अभी तो आपने कहा था पंक्चर मत करना, पंक्चर करा, सिस्ट फूटा, उसमें से फ्लूइड निकला, पेशेंट मर जाएगा. अभी आपने खुद ही पंक्चर कर दिया. क्यों पेशेंट मर रहा था? क्योंकि वो फ्लूइड निकल के आ रहा था. तो जैसे ही मैंने पंक्चर करा मैं एक सिरिंज अटैच करके वो सारा फ्लूइड निकाल लूंगी. दैट इज एस्पिरेशन. मरीज की बॉडी में किसी भी प्रकार का फ्लूइड फैल नहीं पाएगा तो एनाफाइलैक्सिस होगा ही नहीं. सिस्ट को पंक्चर करा, सारा 10, 20, 30 ml जो भी फ्लूइड है वो निकाला. उसके बाद में फ्लूइड निकाल लेने से तो मरीज ठीक नहीं होगा, आपको पैरासाइट को मारना है. तो आप उसी नीडल, जो आपने नीडल से पंक्चर करा था ना, अब उसी नीडल में एक इंजेक्शन डालो. ज्यादातर 95% इथेनॉल का इंजेक्शन डाला जाता है क्योंकि इसे मानते हैं स्कोलिसाइडल. ये वो एजेंट है जो जाके जो स्कोलेक्स है एकाइनोकोकस का उसे मार देगा. अब आपने मार दिया, अब वो मरे हुए ऑर्गेनिज्म और अल्कोहल को बाहर भी तो निकालना है. तो अब जो लास्ट स्टेप आप करोगे दैट इज गोइंग टू बी रीएस्पिरेशन. सो प्लीज रिमेंबर, नंबर 1 यू हैव पंक्चर, दूसरा हो गया एस्पिरेशन, फ्लूइड निकाल लो ताकि एनाफाइलैक्सिस ना हो, इंजेक्शन दो इथेनॉल का और फिर वो सारी चीज वापस निकाल लो, रीएस्पिरेट. सो ट्रीटमेंट करने के लिए या तो एल्बेंडाजोल दिया या फिर पैर करा.
That wraps up all of our cystode family. जैसे हमने एकाइनोकोकस पढ़ा तो ये जो हम पढ़ रहे थे वो था एकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसिस, ये सब था ग्रैन्युलोसिस। एक और एकाइनोकोकस होता है जिसका नाम है एकाइनोकोकस मल्टीलॉक्यूलरिस, जिसके नाम से मुझे समझ आ रहा है कि अच्छा इसमें जो सिस्ट बनती होगी उसमें मल्टीपल लॉक्यूल्स बनते होंगे, तो इसे बोला जाता होगा एल्वियोलर हाइड्रेटेड सिस्ट। सी एल्वियोलर से ये मत समझना कि ये लंग्स में होता है, एल्वियोलाई में होता है, नहीं, सिर्फ देखने में, क्योंकि इतनी सारी सिस्ट्स हैं तो ये देखने में ऐसा लगता है कि जैसे लंग में एल्वियोलाई होते हैं ना, वैसे देखने में ऐसा अपीयरेंस है, तो हमने इसे एल्वियोलर हाइड्रेटेड सिस्ट बोला। इसका ये मतलब नहीं कि ये लंग्स में ज्यादा होगा ये भी सबसे ज्यादा लिवर में और सेकंड मोस्ट कॉमन लंग्स में, जैसे कि एकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसिस होता था, ये भी वैसे ही होता है, बस नाम मल्टीपल लॉक्यूल्स हैं तो नाम रखा एल्वियोलर हाइड्रेटेड सिस्ट। अब हमने सारे सिस्टोड्स खत्म कर लिए, तो अब हमें जो पढ़ना है वो ट्रीमेटोड फैमिली है। बट उससे पहले एक छोटा सा टेस्ट, अगर ये वाली लाइफ साइकिल आती तो आप क्या बनाते? मैम इसमें तो मुझे एक ही होस्ट दिखाई दे रहा है, सिंगल होस्ट वाला सिस्टोड कौन सा था जिससे हमें इंस्पिरेशन लेना था? एंड दैट वाज एच नाना। तो हो गया, टेस्ट आप हो गए पास, सिस्टोड फैमिली हो गई खत्म। द नेक्स्ट वन दैट वी स्टार्ट ऑफ विद इज गोइंग टू बी द ट्रीमेटोड फैमिली। ट्रीमेटोड्स को सिंपल लैंग्वेज में फ्लूक के नाम से भी जाना जाता है। ये हैं वो सारे ट्रीमेटोड्स जिनको एक एक करके आप नाम फेमिलियर हो जाओगे, बट आपको सबसे पहले इनके होस्ट्स के बारे में जानना है जिससे आप इनकी लाइफ साइकिल पहचान सको। तो शिस्टोसोमा पैरागोनिमस, क्लोनोर्किस, ओपिस्थोर्किस एंड फैशियोला एंड फैशियोलॉप्सिस, इन सब का जो डेफिनेटिव होस्ट है दैट इज गोइंग टू बी अ सिंगल एंड दैट इज ह्यूमन बीइंग। तो एटलीस्ट सबका डेफिनेटिव होस्ट नाम याद हो गया। अब उसके बाद सबका जो फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी स्नेल। सो ये कहानी भी खत्म। अब बचता है सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट जिसके बेसिस पे आप इन सब के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। शिस्टोसोमा का कोई भी सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता, मतलब शिस्टोसोमा की जो लाइफ साइकिल है वो केवल ह्यूमन बींग और स्नेल के बीच में चलेगी। उसके बाद आता है पैरागोनिमस। पैरा को आप याद करोगे कैरा से, जिस भी ऑर्गेनिज्म या किस भी एनिमल के नाम में कैरा शब्द आएगा वो इसकी लाइफ साइकिल में पाया जाएगा। तो कैरा से मुझे दो चीजें याद आती है, एक हो गया क्रैब और दूसरा हो गया स्पेशल टाइप की फिश जिसे बोला जाता है क्रेफिश। अगला आता है क्लोनोर्किस एंड ओपिस्थोर्किस। आज से आप इनका नाम बदल दो और ऐसे याद करो क्लोनोरफिश एंड ओपिस्थोरफिश, क्योंकि इसके अंदर आपको समझ में आएगा कि जो सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट है दैट इज गोइंग टू बी फिश। अगला आता है एफ ए फॉर फैशियोला एपैटिका, एफ ए फॉर फैशियोलॉप्सिस बस्काई। तो इन दोनों में हमारा जो सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट है वो एफ ए है दैट इज फ्रेश एक्वेटिक वेजिटेशंस। तो अब हमने ये रियलाइज करा कि सबका डेफिनेटिव होस्ट ह्यूमन और फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल। सो कहानी सिर्फ सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट पर चेंज होने वाली है। और भी कुछ डिफरेंसेस हैं, उसके बाद हम इन सब फ्लूक्स के नाम भी जानेंगे। इन सब से रिलेटेड जो भी कॉमन पॉइंट्स है और जो भी हमें डिफरेंसेस पढ़ने हैं वो एक ही टेबल में पढ़ते हैं। तो इन सब में जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है? तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स कुछ खराब खाने पीने की वजह से होते हैं, मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़े वो सब खाने पीने से, फीको ओरल इंजेक्शन से होते हैं। बट शिस्टोसोमा की कहानी बिल्कुल अलग चलेगी। शिस्टोसोमा का सब कुछ एस चलेगा, मतलब शिस्टोसोमा का जो ट्रांसमिशन है वो स्किन पेनिट्रेशन के थ्रू होता है, ना कि इंजेक्शन। तो शिस्टोसोमा में एस आएगा, मतलब स्किन पेनिट्रेशन। अगली चीज पढ़ते हैं। अब हम इन सब में जब जो भी ये खा पी रहे हैं, कुछ भी गड़बड़ खा पी रहे हैं, तो ट्रांसमिशन में कौन सा इन्फेक्टिव फॉर्म आ रहा है? एंड दैट इज द मेटासर्केरिया लार्वा। तो बाकी सबके लिए इट इज मेटासर्केरिया लार्वा, बट शिस्टोसोमा को तो कुछ एस वाले साउंड का चाहिए होगा। तो शिस्टोसोमा के लिए आता है एस वाले साउंड का सर्केरिया लार्वा। और आप लाइफ साइकिल में सर्केरिया लार्वा कैसे पहचानोगे? वो वाला लार्वा जिसकी टेल ऐसे एंड में स्प्लिट हो रखी होगी, फोक्ड टेल वाला लार्वा जो होता है वो सर्केरिया लार्वा होता है। सो अप टिल नाउ आई विल रिपीट, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी स्प्रेड बाय इंजेक्शन, बट शिस्टोसोमा एस दैट इज स्किन, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी इंजेक्शन ऑफ मेटासर्केरिया लार्वा, बट शिस्टोसोमा इज गोइंग टू बी सर्केरिया लार्वा। इन ऑल ऑफ देम जब भी आप इनके अडल्ट वर्म्स को देखोगे तो आपको मेल फीमेल सेम दिखाई देगा, बट शिस्टोसोमा को तो कुछ एस से चाहिए था। तो शिस्टोसोमा में आप देखोगे कि मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। मतलब लिखने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि सेक्स इसमें सेपरेट मिलेंगे, मेल वर्म अलग, फीमेल वर्म अलग। एक और ऐसा आ गया, सेक्सेस आर गोइंग टू बी सेपरेट। अब एग्स पे आते हैं, ये हम कहानी पढ़ चुके हैं। एसटीडी निमोनिक में मैंने पढ़ा था कि सब ट्रीमेटोड्स का जो एग है वो ऑपरक्यूलेटेड एग होता है, मतलब वो एग जिसके ऊपर एक लिड दिखाई देती है। बट शिस्टोसोमा को तो एस चाहिए, तो मतलब शिस्टोसोमा के जो एग्स होंगे वो स्पाइनस एग्स होंगे, उनके ऊपर कोई ना कोई स्पाइनस प्रोडक्शन
या फिर आपको प्रोजेक्शन दिखेगी। तो ध्यान से देखो, अभी तक हमने पढ़ा था कि ऑपरक्यूलेटेड एग्स वो एग्स होते हैं जिनके ऊपर लिड दिखाई देता है, और ये लिड प्रोटेक्शन एसटीडी प्रोटेक्शन तो स्पायरोमेट्रा, ट्रीमाटोड्स और डीलैटम में मिलता है। सारे ट्रीमाटोड्स में मिलता है एक्सेप्ट मैम वो एस वाला ट्रीमाटोड जो इसको नहीं फॉलो करेगा, एक्सेप्ट शिस्टोसोमा, क्योंकि शिस्टोसोमा में क्या देखेंगे, स्पाइनस वाले एग्स। अब 3 प्रकार के शिस्टोसोमा होते हैं। एक होता है शिस्टोसोमा मैनसोनी। प्लीज रिमेंबर, इसमें आपको जो स्पाइन है वो लैटरली दिखेगी। अब ये स्पाइन यहाँ पे सबको दिख रही है, बट ये स्पाइन का जो प्रोजेक्शन है वो लैटरली है। तो हम याद करेंगे कि लैटरली मतलब लेटा हुआ मैन। लेटा हुआ मैन क्या कहेगा, सो रहा होगा, राइट। तो सोता हुआ लेटा हुआ मैन हमेशा याद रहेगा। मैनसोनी की जो स्पाइन है वो लेटा हुआ साइड पर होती है। अब आती है टर्मिनल स्पाइन। टर्मिनल मतलब बिल्कुल एंड में, और ये पाई जाती है शिस्टोसोमा हीमाटोबियम में। तो देखो, हीमाटोबियम में टी आता है ना, तो इसकी जो स्पाइन होती है वो होती है टर्मिनल स्पाइन। अब फाइनली आती है वो वाला एग जिसके अंदर स्पाइन लगभग ना के बराबर है, मुझे दिख ही नहीं रही, तो जापान स्पाइनलेस, ऐसे याद कर लेंगे। जापान स्पाइनलेस मतलब जपोनिकम शिस्टोसोमा में रुडिमेंट्री स्पाइन देखी जाएगी। तो एग्स भी सबके याद हो गए हमें, सारे ट्रीमाटोड्स के ऑपरक्यूलेटेड, बट शिस्टोसोमा के होंगे स्पाइनस एग्स। मैनसोनी का लेटा हुआ सोता हुआ मैन लैटरल, हीमाटोबियम का टर्मिनल और जपोनिकम का रुडिमेंट्री। अब जब हमने ये सारी चीजें याद कर ली तो शिस्टोसोमा का एस रिवाइज कर लो। शिस्टोसोमा के पास एक ही सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट है जो था स्नेल। शिस्टोसोमा को एस मिला, उसे उसके बाद और कुछ नहीं चाहिए, नो सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट। शिस्टोसोमा का जो ट्रांसमिशन है वो स्किन से होगा, सर्केरिया लार्वा आएगा, अडल्ट वर्म्स का सेक्स से सेपरेट होगा, और एग्स जो होंगे वो स्पाइनस होंगे। बाकी सबके लिए खाने पीने से आएगा, मेटा सर्केरिया लार्वा आएगा, अडल्ट वर्म्स हर्माफ्रोडाइट्स हैं, और जो एग्स हैं दोज आर ऑपरक्यूलेटेड। अब हम सबके नाम जान सकते हैं। शिस्टोसोमा का दूसरा नाम बोला गया है एज द ब्लड फ्लू, क्योंकि ये ब्लड में पाया जाता है। पैरागोनिमस वेस्टमनी, पी फॉर पी, तो इसे बोला गया है पल्मोनरी फ्लू, क्योंकि ये लंग्स में भी जा सकता है। क्लोनोर्किस CL, अगर आप देखो तो CL मतलब इसे बोला गया है चाइनीज लिवर फ्लूक। तो लिवर फ्लूक तो ठीक है, पर यह है चाइनीज लिवर फ्लूक। अगला है ओपिस्थोर्किस। अगर आप ओपिस्थोर्किस के ओ पर एक और ऐसे कैट बना दो तो इसके अंदर क्या बन जाएगा, दिस विल बी नोन एज द कैट लिवर फ्लूक। नेक्स्ट आता है फैशियोला हिपैटिका। हिपैटिका शब्द मुझे ये तो बताता है कि ये लिवर है, बट फैशियोला हिपैटिका का दूसरा नाम है फैशियोला, को हम क्या आज से फैशीपियोला याद कर सकते हैं। कैन वी लर्न इट एज फैशीपियोला? तो वो मुझे बताएगा कि अच्छा इसमें शीप लिवर फ्लूक, पर ऐसा क्यों बोला मैम, शीप तो आपने कहीं दिखाई नहीं लाइफ साइकिल में। तो ये वो इकलौता ट्रीमाटोड है जिसमें ह्यूमन बीइंग तो डेफिनेटिव होस्ट होता ही होता है, पर ह्यूमन बीइंग के अलावा शीप भी डेफिनेटिव होस्ट हो सकता है। सो रिमेंबर, sheep is also a possibility to be a definitive host, इसलिए बोला गया sheep liver fluke। फाइनली आता है Fasciolopsis buscae। अगर आप आखिर के दो इसके अल्फाबेट्स पढ़ोगे तो S और I, मतलब इसे बोला गया है स्मॉल इंटेस्टिनल फ्लूक। लगभग जितने भी इंटेस्टिनल फ्लूक होते हैं वो ज्यादातर स्मॉल इंटेस्टिन के ही होते हैं। अब जो जो इनके नाम पढ़े वो नाम के हिसाब से इनके आप फीचर्स भी याद कर सकते हो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शिस्टोसोमा हीमाटोबियम से। ब्लड में हीमाटोबियम, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे हीमाटोबियम से समझ आएगा कि ये हीमच्यूरिया कराएगा, मतलब ये यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। तभी कौन से वीनस कौन से ब्लड में जाता है मैम, यूरिनरी ब्लैडर के वीनस प्लेक्सस में जाता है, वेसाइकल वीनस प्लेक्सस में जाता है, और वहां जाके ये यूरिनरी ब्लैडर में क्या कराएगा, हीमच्यूरिया। हीमच्यूरिया के बाद ये कैंसर्स भी करा सकता है। तो यूरिनरी ब्लैडर के कौन से कैंसर्स, ये स्क्वामस सेल कैंसर भी कराता है, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा भी कराता है, पर ऑब्वियसली शिस्टोसोमा के लिए तो एस ज्यादा जरूरी। तो कौन सा कैंसर ज्यादा कराता है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। अगर बोथ का ऑप्शन होगा SCC TCC तो बोथ मार्क करना, केवल एक मार्क करना है तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। अगला चलते हैं, ये हीमाटोबियम था, हीमेच्यूरिया था, तो इसे ब्लैडर में रखा। बाकी दो हैं जो मैनसोनी एंड जपोनिकम, वो इंटेस्टाइन में जाते हैं। तो याद रखो कि जो मैनसोनी है दैट टेंड्स टू गो इनटू द सिग्मोइडोरेक्टल रीजन। सिग्मोइडोरेक्टल इंटेस्टाइन मतलब ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, वेयर जो जपोनिकम है वो जाता है आइलियोसिकल रीजन में। आइलियोसिकल मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। याद करने के लिए प्लीज रिमेंबर, आई फॉर आइलियोसिकल, आई के बाद जे आता है, तो आइलियोसिकल में कौन सा जाता है, जपोनिकम जाता है। तो उल्टा मैनसोनी कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टीन में। बट ये तो इंटेस्टीन इन्वॉल्वमेंट हो गई, एक्चुअली तो ये ब्लड फ्लूक है, मतलब ये जाता तो किसी वीनस प्लेक्सस में होगा और उसके बाद इंटेस्टीन का इन्वॉल्वमेंट होता होगा। तो आप खुद सोचो
कि जो हमारा प्लेक्सस चलता है मिजेंट्रिक प्लेक्सस वो कहाँ है, आइलियोसिकल के पास क्या जाएगा, सुपीरियर मिजेंट्रिक प्लेक्सस, और सिग्मोइडोरेक्टल के पास एनाटॉमिकली क्या होता है, इंफीरियर मिजेंट्रिक प्लेक्सस। तो अगर आपने इंटेस्टाइन याद कर ली तो मिजेंट्रिक प्लेक्सस याद हो जाएगा। तो मतलब ये केवल इंटेस्टाइन में जाते हैं नहीं, कई बार ये और ऑर्गन्स में भी जा सकते हैं। तो प्लीज रिमेंबर, जपोनिकम जेनाइटल शिस्टोसोमियासिस भी करा सकता है, और जपोनिकम सीएनएस शिस्टोसोमियासिस भी करा सकता है। सो रिमेंबर, जेनाइटल एंड सीएनएस शिस्टोसोमियासिस आर कॉज्ड बाय जेनाइटल, जपोनिकम कराता है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड कि एक्चुअली जो शिस्टोसोमियासिस है वो दो टाइप की, उससे तो एक और नाम से भी जाना जाता है, बिलार्जियासिस इज ऑल्सो द सेम थिंग एज शिस्टोसोमियासिस, और ये दो टाइप का है, अक्यूट एंड क्रॉनिक। अक्यूट में मरीज को ज्यादातर फीवर की कंप्लेंट रहती है और उसे सीरम सिकनेस लाइक फीवर बोला गया है, जिसका नाम है काटायामा लाइक फीवर। क्रॉनिक में पेशेंट को फाइब्रोसिस और ग्रैन्युलोमास दिखाई देते हैं। तो क्रॉनिक इन्फेक्शन में हमेशा ग्रैन्युलोमा होगा और फाइब्रोसिस दिखेगी। दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कौन सी फाइब्रोसिस? पाइप स्टेम फाइब्रोसिस। कहाँ पे दिख रही है? तो एक्चुअली ये जो पाइप स्टेम फाइब्रोसिस है ये लिवर में दिखाई दे रही है। तो आपको जो इस फोटो में, सेम फोटो आपके एम्स एग्जाम में INI-CT में पूछी गई थी, ये जो ब्राउन ब्राउनिश रेडिश ब्राउन कलर का है ये तो लिवर है, और इसके अंदर जो आपको व्हाइटिश एरियाज दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं पाइप स्टेम फाइब्रोसिस। तो क्रॉनिक सिचुएशन में पाइप स्टेम फाइब्रोसिस दिखेगी। वेरी इंपॉर्टेंट PYQ। अब आगे वापस आते हुए हम चलते हैं कि अच्छा हमने शिस्टोसोमा पढ़ लिया तो बाकी का पढ़ लो, पैरागोनेमस वेस्टमनी। अभी हमने पढ़ा था P फॉर पैरागोनेमस, P फॉर पल्मोनरी, मतलब ये GIT में भी इन्वॉल्वमेंट तो करेगा ही करेगा, डायरिया वाला सिचुएशन, पर ये पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट भी कर सकता है। मतलब अगर हमें पैरागोनेमस वेस्टमनी के एग्स देखने हैं तो GIT इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो स्टूल सैंपल में भी दिखाई देंगे, पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो स्प्यूटम सैंपल में भी दिखाई देंगे। तो अगर आपको ऐसा ट्रिमेटोड पूछा गया which says golden eggs are found in the sputum, sputum मतलब pulmonary, pulmonary मतलब paragonemus। अगला आते हैं क्लोनॉर्किस और पिस्थॉर्किस। एक था क्लोनॉर्किस चाइनीज लिवर फ्लूक, एक और पिस्थॉर्किस मतलब कैट लिवर फ्लूक। प्लीज रिमेंबर दोनों में C फॉर C, लिवर फ्लूक बोला ना तो ये लिवर हेपैटिक कहीं बाइल डक्ट में जाएगा, C फॉर C बाइल डक्ट में जाके इन्फ्लेमेशन कराएगा, यू विल कॉल इट कोलेंजाइटिस। आगे जाके उसी बाइल डक्ट में कैंसर कराएगा, दैट इज कोलेंजियोकार्सिनोमा। C फॉर C, क्लोनॉर्किस एंड पिस्थॉर्किस दे टेंड टू कॉज कोलेंजाइटिस एंड कोलेंजियोकार्सिनोमा। अगला आता है फैशियोला हेपैटिका। हेपैटिका शब्द मुझे ये तो बता देता है कि राइट साइडेड अब्डोमिनल पेन होगा लिवर की जगह पे, और लिवर इन्वॉल्वमेंट है तो जॉन्डिस होगा। तो ये इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, वो पूछेंगे और क्या हो सकता है। तो फैशियोला हेपैटिका में हैल्जॉन हो सकता है। हैल्जॉन को याद करने का सिंपल तरीका है, पेशेंट क्या आएगा, पेशेंट आपके पास हाफतावा आएगा। हाफतावा मतलब उसे सांस लेने में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है लैरेंजियल इन्वॉल्वमेंट, लैरेंजियल या फेरेंजियल इन्वॉल्वमेंट, जिसकी वजह से पेशेंट को सफोकेशन होती है। सफोकेशन में पेशेंट हमेशा हाफतावा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आएगा। तो हाफतावा पेशेंट, हाफता हैल्जॉन, हैल्जॉन हेपैटिका। ठीक है, हाफना हैल्जॉन हेपैटिका। बचा क्या? फैशियोलॉप्सिस बस्काई, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। अब इन सब की एक फाइनल समरी से पहले इन सब की लाइफ साइकिल के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। पहले तो लाइफ साइकिल पहचाननी है तो हमें जानना पड़ेगा कि इनके होस्ट क्या हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। दूसरी चीज जो हमें जाननी है कि जो इनकी लाइफ साइकिल होगी उनमें कौन कौन से फॉर्म्स दिखेंगे। सबसे पहले तो मैम जो हमारे स्टूल में डायरिया में निकलेगा वो तो होगा एग्स। ठीक है, एग्स जब हैच करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? MCRC और वापस M। ठीक है, MCRCM, ये एक आपको एक गाने की तरह याद करना पड़ेगा। MCRCM मतलब जो फीचर्स हैं, जो हमारे फाइनल स्टेजेस हैं, दोज आर M फॉर बनता है मिरासीडिया, मिरासीडिया के बाद बनता है सिस्ट, सिस्ट के बाद बनता है रीडिया, रीडिया के बाद वो फोक वाला, टेल फोक वाला सर्केरिया लार्वा, एंड सर्केरिया लार्वा के बाद बनता है मेटा सर्केरिया लार्वा। तो जल्दी से एक बार बिना देखे रिवाइज कर लो, क्या क्या बना? मिरासीडिया, मिरासीडिया के बाद सिस्ट, उसके बाद आ जाता है रीडिया, फिर सर्केरिया लार्वा एंड फिर मेटा सर्केरिया लार्वा। बट शिस्टोसोमा की कहानी तो कुछ अलग ही चलनी थी। शिस्टोसोमा ने कहा कि हम सिर्फ रखेंगे MCC, मतलब रीडिया मेरे में नहीं रहेगा और मेटा सर्केरिया लार्वा भी नहीं रहेगा, क्योंकि शिस्टोसोमा को किससे प्यार है, वो सर्केरिया लार्वा तक वो रहेगा, मेटा नहीं बनाएगा। तो शिस्टोसोमा की लाइफ साइकिल में आपको MCRCM नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा MCC। चलो लाइफ साइकिल सॉल्व करके देखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर ये लाइफ साइकिल आई, सबसे पहले तो आप पकड़ोगे होस्ट, एक ह्यूमन बींग दिखाई दे रहा है, ह्यूमन बींग के बाद मुझे स्नेल दिखाई दे रहा है, और स्नेल के आगे कोई और
होस्ट है ही नहीं। तो ह्यूमन बींग और स्नेल में अगर कहानी खत्म हो जाती है तो वो तो पक्का शिस्टोसोमा है, क्योंकि एस फॉर स्नेल, वो शिस्टोसोमा। अब बाकी की चीजें करते हैं। तो अब ये जो है ये खाने पीने की तरफ डायरेक्शन नहीं जा रहा, ये कहीं ना कहीं स्किन से आ रहा है। तो स्किन से आ रहा है तो अगेन एस फॉर स्किन, एस फॉर शिस्टोसोमा। फोक्ड वाला लार्वा आ रहा है, सर्केरिया लार्वा आ रहा है, तो मतलब अगेन यू विल से अरे मैम सर वाला मतलब शिस्टोसोमा। यहाँ पे मेल फीमेल अलग बनाए गए हैं, सेक्सेस सेपरेट बनाए हैं, मतलब एस वाला शिस्टोसोमा। बाकी जो एग्स हैं वो स्पाइनस बनाए गए हैं, मतलब फिर से शिस्टोसोमा। अब एग जब हैच करेगा तो मैम 3 ही चीजें बननी चाहिए, MCC, मतलब मिरासीडिया, सिस्ट और सर्केरिया बन रहा है। दिस इज अ पक्का केस ऑफ शिस्टोसोमा। सिर्फ MCC दिखता है, वो रीडिया नहीं दिखता बीच में, MCRCM नहीं दिखता। अगला लाइफ साइकिल पहचानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे होस्ट पकड़ो, एक तो यहाँ पे ह्यूमन बींग बनाया गया, साथ में स्नेल बनाया गया है, तो मतलब ट्रीमाटोड का फैमिली पक्का हो गया। अब दूसरा होस्ट देखो, क्रेफिश, जहां पे क्रे वाला वर्ड आया, क्रे, कैरा, कैरा के साथ मैम आपने कहा था इसका आंसर होगा पैरागोनिमस। और एक और तरीका है इसे कंफर्म करने का, पैरागोनिमस हमेशा पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट कराएगा। तो क्या कहीं ना कहीं यहाँ पे एरो लंग्स की तरफ जा रहा है, और क्या जो लंग्स के थ्रू स्प्यूटम में भी एग्स निकल रहे हैं, देखो GIT से भी एग्स निकल रहे हैं और स्प्यूटम से भी एग्स निकल रहे हैं। पक्का हो गया कि अच्छा GIT और पल्मोनरी दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, ये पैरागोनिमस वेस्टमनी है। एक और लास्ट साइकिल देख लेते हैं, इसके अंदर भी मैन है और फिर एक स्नेल है, तो ट्रीमाटोड की फैमिली पक्का हो गई। साथ में फिश है, मैन स्नेल फिश, ये क्या बन जाएगा, क्लोनोर फिश और ओपिस्थोर फिश, तो मतलब वो वाले हमारे ट्रीमाटोड्स तैयार हो गए। अब इसके अंदर फाइनली बिफोर आई फिनिश आपको एक चीज याद करनी है कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे चलती है। तो सारे ट्रीमाटोड्स की ट्रीटमेंट प्राज़िक्वेंटल से ही होता है, पर एक इसमें डिफरेंस ये है कि फैशियोला हिपैटिका का जो ट्रीटमेंट है दैट इज गोइंग टू बी ट्रिक्लाबेंडाजोल। फैशियोला हिपैटिका इज गोइंग टू बी ट्रिक्लाबेंडाजोल, बाकी सबके लिए प्राज़िक्वेंटल। फॉर INI-CET स्टूडेंट्स एक बार सारे लिवर वाले और इंटेस्टाइन वाले रिवाइज कर लो और कुछ एक्स्ट्रा भी जान लो। तो ध्यान रखो, याद है क्लोनोर्किस क्या था, CL, चाइनीज लिवर फ्लूक। ओपिस्थोर्किस में मैम आपने कहा था कैट बना दो, तो कैट लिवर फ्लूक हो गया। फैशियोला हिपैटिका तो नाम से ही फैशियोला, शीप लिवर फ्लूक, तो ये तो मुझे आते थे। इसके अलावा और कोई लिवर फ्लूक हो सकता है, बिल्कुल फैशियोला जाइगैंटिका, जिसके नाम से पता लग रहा है जायंट वाला लिवर फ्लूक होगा, तो ये सारे लिवर में पाए जाएंगे। इंटेस्टाइन में कौन कौन से होते हैं, हमने तो एक ही पढ़ा है, हमने पढ़ा है फैशियोलॉप्सिस बस्का, जो कि इंटेस्टाइन में पाया जाता है। अब जितने भी नाम है, नाम आप बेशक याद मत करो, एक बार पढ़ लो, फैशियोलॉप्सिस, हेट्रोफाइज, मेटागोनिमस, एकाइनोस्टोमा, आइलियोकैनम, मैम जितने भी नाम होंगे वो जाएंगे हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कॉन्सेप्ट ये याद करना है कि ट्रीमाटोड जाएगा हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक ही एग्जाम्पल है जो अलग से याद कर लो, कौन सा वो ट्रीमाटोड है इंटेस्टाइन वाला जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, दैट इज गैस्ट्रोडिस्कोइडिस होमिनिस। ठीक है, तो होम हमेशा आप जब भी घर बनाना चाहोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई एक बड़ा घर बनाना चाहता है, ठीक है, तो होमिनिस का होम कहाँ होगा, लार्ज वाले इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है, इंटेस्टिनल ट्रीमाटोड्स भी हो गए, जिसके साथ हमारा ट्रीमाटोड फैमिली खत्म हो गया। फ्लूक्स आर डन। अब जो लास्ट फैमिली बचती है पैरासिटोलॉजी में, दोज आर गोइंग टू बी द नीमाटोड्स। नीमाटोड्स टॉपिक में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कौन सा पैरासाइट हमारे बॉडी के कौन से ऑर्गन में रिजाइड करता है। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा टेबल बनाया जो देखने में इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। पहले हम ये जानते हैं वो कौन से पैरासाइट्स हैं जो इंटेस्टाइन में रहते हैं, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, और वो कौन से पैरासाइट्स हैं जो इंटेस्टाइन के अलावा बॉडी में और जगहों पर भी घूम सकते हैं। तो जब भी हमारे कार्टून्स में कोई घूमने वाला एक कोई कैरेक्टर होता था तो उसके पीछे एक गाना जरूर बजता था, ला ला ला। तो जो इधर उधर घूमता रहेगा उसको याद रखना, वो ला 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 गाना गा के घूमता रहेगा। मतलब फाइलेरिया सोमैटिक होगा, बॉडी में और भी जगहों पर जाएगा, जैसे कि लिम्फेटिक्स में घूमेगा। ट्राइकिनेला भी घूमेगा, मसल में घूमता है। ड्रैकनक्यूलस, तो जितने भी ये ला ला लू ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सोमैटिक होते हैं, क्योंकि ये शरीर में और भी जगहों पर आपको घूमते फिरते मिलेंगे। बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो केवल इंटेस्टाइन में मिलेंगे, या तो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, किसी एक का आप निमोनिक याद कर लो। तो लार्ज इंटेस्टाइन में 2 ऑर्गेनिजम्स हैं, एक हो गया एंटेरोबियस और दूसरा है ट्रिक्यूरस, राइट।
अब इसके बाद जो बचे वो सब कहाँ चले गए, स्मॉल इंटेस्टाइन में, राउंड वर्म, हुक वर्म एंड स्ट्रोंगाइलॉइड्स। अब जब इन लोगों को लगा कि ना हमें इधर उधर घूमने दिया जा रहा है, हमें इंटेस्टाइन भी मिला तो लार्ज इंटेस्टाइन नहीं मिला, तो कॉम्पनसेशन में इनको सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन मिला है। तो इन्होंने कहा कि अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं तो कहीं तो हमें घूम के आने दो ना, हमें भी एक कॉम्पनसेशन वेकेशन चाहिए। तो इन्हें बोला गया ठीक है, कभी कभी आपको ये अलाउड है कि आप लंग्स से घूम के वेकेशन करके आ सकते हो। तो राउंड वर्म, हुक वर्म और स्ट्रोंगाइलॉइड्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं वो कभी कभी लंग्स में भी पल्मोनरी स्टेज या लंग स्टेज भी दिखा सकते हैं। तो ये था हैबिटेट, मतलब ला लू वाले सोमैटिक, लार्ज इंटेस्टाइन में दो आते हैं, एंटेरोबियस, ट्राइक्यूरिस, और बाकी सारे हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन वो लंग में भी जाएगा। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, आपको ये देखना है कि कौन सा पैरासाइट किस चीज को बर्थ करता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो एग्स बर्थ में एग्स ले डाउन करता है या फिर बर्थिंग मैकेनिज्म में वो लार्वा ले डाउन करता है। तो अगर वो लार्वा ले डाउन करता है, सो फॉर एग्जाम्पल इफ लार्वा इज गोइंग टू बी लेड, तो हम कहेंगे वो विवी पैरिस है। तो लार्वा भी एक और ला आ गया, मतलब मैम फिर से वो ला वाले ऑर्गेनिजम्स, बिल्कुल, फाइलेरिया, ट्राइकेनेला, ड्रैकानक्यूलिस, उनके ला लू स्टोरी में हमने एक और ऐड कर दिया कि वो क्या बनाते हैं, वो हमेशा बर्थ किसको देते हैं, लार्वा को। बाकी सारे जितने भी होंगे वो किसे बर्थ करेंगे, वो करेंगे बर्थ टू ओवा, दे विल गिव बर्थ टू एग्स या ओवा। एंड ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि एग तो आया, पर कभी ना कभी बहुत से समय बाद एग में से निकलेगा तो बच्चा ही ना, एग में से निकलेगा तो लार्वा। बाकी सारे ये ओवीपैरस हो गए, मतलब राउंड वर्म, हुक वर्म, ट्राइक्यूरिस, एंटेरोबियस, लालालू के अलावा जो भी बचे वो बन गए ओवीपैरस, क्योंकि वो पहले एग देंगे, कुछ समय बाद उसमें से लार्वा निकलेगा। पर मैम अगर मेरे पास समय नहीं है, जैसे ही एग दिया और उसके कुछ ही क्षण में उसमें से लार्वा निकल गया, मतलब जैसे ही एग दिया और उसके कुछ ही समय में उसमें से लार्वा निकल के बाहर आ गया, मतलब लार्वा इमीडिएटली निकला, लार्वा काफी स्ट्रॉन्ग रहा होगा, उसने अंडा ऐसा तोड़ा और खुद से जल्दी से बाहर आ गया। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो स्ट्रॉन्ग साउंड कर रहा है, स्ट्रोंगाइलॉइड्स, बिल्कुल जैसा कि उसका नाम है स्ट्रोंगाइलॉइड्स। जैसे ही अंडा निकलता है उसमें से एकदम से लार्वा बाहर निकल आता है, तो वो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा स्ट्रोंगाइलॉइड्स। अब इन सब का हैबिटेट समझ आ गया, इनका एग और लार्वा एबिलिटी समझ आ गई। अब हम चलते हैं इन सबके एग्स कैसे दिखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राउंड वर्म का एग। नाम से राउंड वर्म का एक्चुअल नाम क्या होता है, एस्कैरिस, और एग कैसा दिखेगा, राउंड दिखेगा, तो ये तो नाम से समझ में आ गई। पर दो प्रकार के एग्स होते हैं, एक होता है फर्टिलाइज्ड एग और एक होता है नॉन फर्टिलाइज्ड एग। तो इन दोनों में डिफ्रेंसिएशन इन तीन फीचर्स के पीछे होती है, तो अब एक एक करके पढ़ लो। अगर आपको बाहर की तरफ एक थिक एल्ब्यूमिन कोट दिखाई दिया तो ये किस में दिखेगा, ये फर्टिलाइज्ड में दिखेगा। हर चीज दिखती फर्टिलाइज्ड एग में ही है। तो थिक एल्ब्यूमिन कोट किस में दिखेगा, फर्टिलाइज्ड में दिखेगा, ठीक है। इसमें नॉन फर्टिलाइज्ड में मुझे कोई कोट नहीं दिखाई दे रहा। दूसरा पॉइंट, क्रिसेंट्रिक स्पेस। अगर आप देखो ये वो बीच में अंडा है, एग है, इसके ऊपर की तरफ भी एक हल्की सी स्पेस बनी है, इसके यहाँ पर भी हल्की सी स्पेस बनी है, तो दोनों तरफ क्रिसेंट्रिक स्पेस बनेगी किसमें, सब कुछ फर्टिलाइज्ड में बनता है। नॉन फर्टिलाइज्ड में मुझे ऐसी कोई स्पेस नहीं दिख रही। दूसरा, अगर आप सैचुरेटेड सॉल्ट सोल्यूशन लो और देखो कि कौन सा एग ऊपर की तरफ तैरेगा, कौन सा फ्लोट करता है और कौन सा डूब जाता है, तो मैम सब कुछ तो फर्टिलाइज्ड एग करता है, तो फर्टिलाइज्ड फ्लोट करेगा। तो याद रखना कि हर जो भी प्रोसेस हमने जो भी फीचर बोला, चाहे वो एल्ब्यूमिन कोट हो या स्पेस हो या फ्लोटिंग हो, हर चीज फर्टिलाइज्ड कराएगा और नॉन फर्टिलाइज्ड नहीं कराएगा। तो फर्टिलाइज्ड यस 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 तीनों चीजों को, नॉन फर्टिलाइज्ड तीनों चीजों को क्या बोलेगा, नो नो नो। राउंड वर्म हो गया, एस्कैरिस हो गया। अब चलते हैं दूसरे पैरासाइट की तरफ, ट्रिक्यूरिस ट्रिक्यूरा। इसका एग सबसे ज्यादा बार पूछा गया इन दी एफएमजी एग्जाम एंड ऑफ कोर्स नाउअडेज इन नीट पीजी आल्सो। तो ये एग बैरल की तरह लगता है, बैरल हो गया और साथ में दोनों तरफ से आपने इसको क्लोज करा किससे, म्यूकस प्लग से। तो बैरल शेप्ड एग्स विद म्यूकस प्लग, ट्रिक्यूरिस ट्रिक्यूरा। कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं ये ढोलक की तरह दिखाई देता है, कुछ बच्चों को ये बॉलीवुड मूवीज के बॉम्ब की तरह दिखाई देता है। तो अगर ये बॉम्ब की तरह मान लो, तो बॉलीवुड मूवीज में बॉम्ब कैसे दिखाते हैं कि वो मुंह से एक पिन निकालते हैं और कहीं दूर फेंक देते हैं और ब्लास्ट हो जाता है ना। तो एक पिन यहाँ लगा दो, एक पिन यहाँ लगा दो, कौन सा एग बन गया, टीटी वाला एग बन गया, ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा। अगला चलते हैं, द नेक्स्ट एग दैट यू हैव इज गोइंग टू बी हुकवर्म। हुकवर्म का जो एक्चुअल नाम है उसे बोला जाता है एंकाइलोस्टोमा। और जैसे आप हुकवर्म लिखते हो, इसके अंदर कितने सारे आप ओ गोले गोले बनाते हो, तो इसके भी अंडे के अंदर देखो बहुत सारे ओ बनते हैं, बहुत सारे सेगमेंटेड ओवा होता है, सेगमेंटेड ब्लास्टोमेयर्स होते हैं। तो हुकवर्म के एग में ओ मिलेगा। आखिरी है एंटेरोबियस वर्मिक्युलरिस। एंटेरोबियस याद करने के लिए आप याद करो डी शेप एग, मतलब डी तो मतलब जो एग है वो डी के समान दिखता है। डी मतलब एक तरफ से वो होगा प्लेन सीधा
और एक तरफ से होगा कॉन्वेक्स, डी बोल लो या प्लेनो कॉन्वेक्स बोल लो, बिल्कुल एक तरफ से होगा सीधा, एक तरफ से गोलाई में होगा, एक तरफ से सीधा, एक तरफ से गोलाई में होगा। तो ये जो डी शेप वाला एग है ये किस में दिखता है, डी वाला एंटेरोबियस में दिखता है। डी को बेहतर शब्दों में बोल दो तो प्लेनो कॉन्वेक्स, पर इसके अंदर कुछ है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर आपको एक लाइन जाती हुई दिखेगी, ये सिर्फ एग नहीं है, एग के अंदर एक लार्वा बैठा हुआ है। तो ये जो एग है इसके अंदर एक टैडपोल लार्वा अवेलेबल है। तो इस सारी जो एग्स है जल्दी से देख लो, राउंड वर्म का एक राउंड दिखेगा, फर्टिलाइज्ड में सब कुछ यस यस यस, नॉन फर्टिलाइज्ड में नो नो नो। ट्रेक्यूरस ट्रेक्यूरा टी टी बैरल शेप्ड एग, हुकवर्म के एग में ओ दिखेंगे और एंटेरोबियस का जो एग होगा वो डी शेप एग होगा विद अ टैडपोल लार्वा। अब हम आगे चलते हैं और एक एक करके ये सारे ऑर्गेनिजम्स पढ़ लेते हैं। तो जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है दैट इज एस्कैरिस। हमें क्या जानना है, बेसिक चीजें। पहले हम देखेंगे अडल्ट कैसा दिखता है, एग हम ऑलरेडी जानते हैं कैसा दिखता है। उसके बाद हम थोड़ा सा लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, कौन सी स्टेजेस होती हैं, हल्का सा क्लिनिकल टच करेंगे एंड फाइनली उसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट तो आप मान के चलो सभी का एल्बेंडाजोल है, जब तक हम चेंज ना करें एल्बेंडाजोल पूरी फैमिली के लिए। चलो पढ़ते हैं। स्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स का दूसरा नाम राउंड वर्म, मतलब अडल्ट वर्म तो पहचानना बहुत ही आसान है क्योंकि राउंड वर्म का तो राउंड ही दिखेगा। तो एक चीज अब पूरे चैप्टर के लिए याद रख लो, आपको सिर्फ फैमिली पहचाननी जरूरी है। मेल और फीमेल तो आप हमेशा पहचान लोगे बिकॉज द रूल इज कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, फीमेल हमेशा देखने में साइज में बड़ी होगी और जो मेल होगा उसका जब आप लास्ट पोस्टीरियर एंड देखोगे, मेल के पोस्टीरियर एंड पे या तो कुछ कॉइल बना होगा या पोस्टीरियर एंड पे कुछ ना कुछ तो बना होगा। तो मेल पहचानना है तो मेल को पीछे से देखना है, ठीक है। सुनने में थोड़ा बुरा लगता है बट मेल को पीछे से देखना है। तो मेल को जब आप पीछे से देखोगे आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखेगी, तो दैट इज गोइंग टू बी मेल, और जो साइज में बड़ी होगी दैट इज गोइंग टू बी फीमेल। अब ये कैसे जाना मैम, मैंने मेल फीमेल तो पहचान लिया, ये बड़े वाला था तो ये फीमेल थी और इसके यहाँ पे कॉइल था तो ये मेल था, पर ये राउंड वर्म क्यों है, क्योंकि ये बॉडी अगर आप देखो तो पूरी बॉडी ऐसे राउंड है, बिल्कुल राउंड इसका कॉन्टोर है, कहीं से भी ये फ्लैट नहीं है। तो राउंड वाली बॉडी जो होगी वो राउंड वर्म की होगी और मेल फीमेल हमने पहचान लिया। एग्स हमें फर्टिलाइज नॉन फर्टिलाइज ऑलरेडी पता है, तो अब इसकी इन्फेक्शन होती कैसी है, कुछ हमने गलत खा पी लिया। क्या गलत खा पी लिया हमने, कोई इसका जो एग था, ये जो एम्ब्रियोनेटेड फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियोनेटेड एग हम कह रहे हैं, ये हमने कुछ गड़बड़ खा ली। तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं। हमने यहाँ से क्या करा, सबसे पहली चीज अगर हम पढ़ें फॉर एग्जाम्पल फॉर एस्कैरिस, तो एस्कैरिस के लिए हमने देखा कि हमने कुछ गड़बड़ खा पी लिया है। तो एस्कैरिस के लिए ये आया एम्ब्रियोनेटेड एग, यहाँ पे इसके राउंड वाले अडल्ट मेल फीमेल ये सब बना, एंड दो टाइप के एग्स यहाँ पे आए हैं, फर्टिलाइज नॉन फर्टिलाइज, तो हम पहचान तो पक्का लेंगे। तो दिस इज सर्टन दैट दिस इज गोइंग टू बी दी एम्ब्रियोनेटेड एग। डायग्नोसिस कैसे बनाते हो मैम, डायग्नोसिस के लिए हम दो चीजें देख लेते हैं, फर्टिलाइज्ड एग नॉन फर्टिलाइज्ड एग। कराता क्या है, ये कराता है मैल अब्जॉर्प्शन। तो ऑब्वियसली ये जब जीआईटी में जाएगा तो ये मैल अब्जॉर्प्शन कराता है। बट मुझे एक चीज समझ में आई थी कि जो राउंड वर्म, हुक वर्म, ये सारे कहाँ थे, स्मॉल इंटेस्टीन में थे मैम। स्मॉल इंटेस्टीन वालों को आपने कहा था कि कॉम्पनसेशन एक लंग्स में मिलेगा कि अच्छा ट्रिप लगा के आ जाओ, तो ये लंग्स में भी जाता होगा, ये लंग्स में कराएगा लॉफलर्स न्यूमोनाइटिस। फाइनली ट्रीटमेंट के लिए मैंने कहा था सबका ट्रीटमेंट एल्बेंडाजोल जब तक हम चेंज ना करें। एस्कैरिस के बाद जो अगला आता है दैट इज गोइंग टू बी ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा। अगर ये बस ऑर्गेनिज्म नहीं पूछा, सिर्फ मेल फीमेल पूछा, तो आप इतना तो पहचान जाओगे कि देखो मैम लेंथ में तो फीमेल ज्यादा लंबी लग रही है, ये पक्का फीमेल होगी और ये पक्का मेल होगा, क्योंकि आपने कहा था मेल को पीछे से देखो तो कॉइल दिखाई देगा। तो एक चीज तो समझ आ गई कि दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। पर ये ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा का मेल और फीमेल है ये कैसे पता लगेगा, क्योंकि दूसरा नाम है विपवर्म। विपवर्म मतलब हंटर, विप का क्या मतलब होता है, हंटर। तो बिल्कुल ये हंटर की तरह दिख रहा है ना, ये पतला सा, एक इसका हैंडल हो गया और एक ये हंटर हो गया, ये इसका हैंडल हो गया, ये हंटर हो गया। तो हंटर वाला ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा, मेल फीमेल हम पहचान लेंगे। एग्स हमें इनका पता है, टी वाला, बॉम्ब वाला, बैरल शेप्ड एग्स, ये भी हम जानते हैं। अब ये होता कैसे है, ये भी गलत खाने पीने से। क्या गलत खा पी लिया मैम, वही जो बैरल शेप वाला एग आप कह रहे हो वो गलत हमने खा पी लिया। बट एक चीज मुझे बताओ कि ये कौन सी इंटेस्टीन में जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि लार्ज इंटेस्टीन में दो ऑर्गेनिजम्स जाते थे, एक था एंटेरोबियस, दूसरा था ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा। तो ये लार्ज इंटेस्टीन में जाता है। लार्ज इंटेस्टीन में कहाँ में जा रहा है, दिस इज गोइंग इनटू द रेक्टम। अब खुद सोचो, एक हंटर है जो रेक्टम की तरफ जा रहा है, तो रेक्टम पे अगर कोई भी
जैसे किसी भी स्किन पे, रेक्टम पे या कहीं पर भी, आप कहीं भी किसी भी टिश्यू पे अगर हंटर या किसी भी चीज से मारोगे तो वहां से तो ब्लड निकलेगा ना। तो सोचो यहाँ पे रेक्टम पे अगर हंटर जा रहा है तो रेक्टम से भी तो ब्लड निकलेगा। तो इसके अंदर केवल डायरिया नहीं होगा, इसके अंदर जो स्टूल्स होंगे उनमें ब्लड भी मिलेगा। हंटर पड़ेगा तो ब्लीडिंग तो होगा। तो डायसेंट्री, साथ में धीरे धीरे हंटर पड़ेगा तो रेक्टम वीक हो जाएगा, तो रेक्टल प्रोलैप्स हो गया। और ये देखो, ये बहुत सारे रेक्टम है, ये बहुत सारे रेक्टम के ऊपर बहुत सारे हमारे पैरासाइट्स है जो चिपके हुए हैं। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ट्राइक्यूरस ट्राइक्यूरा हंटर की तरह आपको रेक्टम पे चिपका हुआ मिल रहा है। जिन जिन लोगों को कोकोनट खाना पसंद है शायद आज से ना रहे, क्योंकि इसे बोला गया है कोकोनट केक रेक्टम। ये कोकोनट की फ्लेक्स की तरह व्हाइट व्हाइट कलर के ट्राइक्यूरस ट्राइक्यूरा है। सो दिस इज नोन एज द कोकोनट केक रेक्टम। तो याद रहना, हंटर पड़ा, ब्लड निकलेगा तो डायरिया नहीं, डायसेंट्री होगा, रेक्टल प्रोलैप्स हो जाएगा, कोकोनट केक रेक्टम बनेगा। जब तक चेंज ना करें, ट्रीटमेंट हमेशा रहेगा एल्बेंडाजोल। एक चीज यहाँ पे जाननी जरूरी है कि इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाई। जैसा कि आपने कहा कि मैम डायग्नोसिस के लिए आपने कहा था ये वाले एग्स देख लो, तो हमने देख लिए। तो स्टार्टिंग में जो एग्स होते हैं वो यूजुअली एम्ब्रियो के बिना होते हैं। स्टार्टिंग में जो एग्स हैं वो अनएम्ब्रियोनेटेड होते हैं, धीरे धीरे उसमें एम्ब्रियो बनता है। तो फाइनली जो हम खाते हैं वो तो एम्ब्रियोनेटेड एग होता है, बट जो हम निकालते हैं वो शुरुआत में अनएम्ब्रियोनेटेड होता है, धीरे धीरे उसके अंदर एम्ब्रियो उग जाता है। आगे चलते हैं, अगला वाला हो जाएगा एंटेरोबियस वर्मिक्युलरिस। अगर आप ध्यान से पढ़ो, वर्मिक्युलरिस मुझे याद दिलाता है कौन से ऑर्गन की? दिस रिमाइंड्स मी ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। मतलब ये अपेंडिक्स में जाता होगा। अपेंडिक्स तो बहुत पतला सा होता है, वहां तक जाने के लिए अगर पैरासाइट को जाना है तो उसे बहुत पतला होना पड़ेगा। इसे बोला जाएगा पिन वर्म या थ्रेड वर्म। ये पतला है तभी तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में जा सकता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मेल फीमेल तो मैंने पहचान लिया, जो लंबी वाली होगी बड़ी वाली वो फीमेल होगी, और मेल का मैम आपने कहा था पीछे की तरफ से एंड कॉइल्ड होगा तो मेल फीमेल हो गया। पर ये एंटेरोबियस का एग है, ये एंटेरोबियस का वर्म है, ये कैसे पता लगा? आपने उसके लिए फ्रंट देखा, आपने जब उसका माउथ देखा तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा एक कैप की तरह पड़ा हुआ लगा, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। तो दीज आर नोन एज सर्वाइकल एले। और ये दो नहीं, ये तीन होते हैं, क्योंकि आप पीछे से अभी आप 2D फोटो देख रहे हो ना, 3D देखोगे तो ये तीन चीजें हैं जो सर के ऊपर, मुंह के ऊपर पड़ी हुई हैं। तो तीन सर्वाइकल एले अगर आपको दिखाई देंगे तो वो होगा एंटेरोबियस का एग। फिर मेल फीमेल पहचान लेना। और आपने कहा कि ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में जाता है, तो अगर इसी की पैथोलॉजी फोटो देखोगे, ये तीन सर्वाइकल एले वाला एंटेरोबियस, तो ये जब हमने देखा, हमने बायोप्सी करी, कहाँ से? अपेंडिक्स से बायोप्सी करी। अपेंडिक्स के अंदर मैम मुझे कुछ ऐसा कीड़ा दिखाई दिया जिसके साइड पे ऐसे ऐसे दो प्रोजेक्शंस निकल रहे थे, सर्वाइकल एला। हमने जब दूसरा वाला अपेंडिक्स देखा तो देखो इसमें तो बहुत ही अच्छी फोटो है, मुझे ऐसे दो कीड़े दिखाई दे रहे हैं और दोनों कीड़ों के साइड पे मुझे वो सर्वाइकल एला दिखाई दे रहा है, और ये अपेंडिक्स में फोटो आ रही है। तो ये पक्का वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का एंटेरोबियस वर्मिक्युलरिस है। तो ठीक है, अब हम खाते क्या है, निकालते क्या है? खाते भी एम्ब्रियोनेटेड एग है, निकालते भी एम्ब्रियोनेटेड एग है। कौन सा वाला एग? डायग्नोसिस स्टेज के लिए मैम आपने कहा था ये डी शेप एग्स होते हैं एंटेरोबियस के, और उसके अंदर एम्ब्रियोनेटेड मतलब उसके अंदर लार्वा होता है, तो हम निकालेंगे भी वही और खाएंगे भी वही। ये तो मुझे समझ आ गया, बट देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग ओवर हियर एंड अ स्टोरी दैट आई वांट यू टू लिसन। हमने अभी पढ़ा कि फॉर एग्जाम्पल ये जो एंटेरोबियस वर्मिक्युलरिस है ये कौन से इंटेस्टीन में जाता होगा? लेट निमोनिक के हिसाब से लार्ज इंटेस्टीन में जाता होगा। तो यहाँ पर मान लो सीकम के आसपास, अपेंडिक्स में जाता है, अपेंडिक्स से क्या निकलेगा? सीकम आएगा। तो मैम इस सीकम के आसपास ये जो मेल और फीमेल थे, इन दोनों ने कहा हमें लार्ज इंटेस्टीन में रहना है, हम सीकम में रहेंगे। तो इनकी जो भी मेटिंग हुई वो सीकम में हुई। मेटिंग के बाद क्या होता है कि जो मेल है वो मर जाता है। द मेल इज गोइंग टू डाई आफ्टर मेटिंग। मतलब जो मेल वाला एंटेरोबियस था वो इस पूरे संसार में सिर्फ मेटिंग करने के लिए आया था। जब उसकी मेटिंग हो गई वो मर गया। अब हु इज लेफ्ट? अब मेल को तो काट दो, अब बेचारी जो बची दैट इज फीमेल। और सिर्फ फीमेल नहीं, शी इज अ प्रेग्नेंट फीमेल, क्योंकि मेटिंग हो चुकी है। बट फीमेल कह रही है कि मैं यहाँ पर अपने बच्चों को बर्थ नहीं देना चाहती, क्योंकि यहाँ पे मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, तो वो यहाँ पे तो बर्थ नहीं देगी। उसने डिसाइड किया रात के टाइम जब भी मुझे बर्थ देना होगा, रात के टाइम सीकम से निकल के हम एनल कनाल की तरफ जाके वहां जाके बच्चों को बर्थ देंगे और वापस आ जाएंगे। तो मतलब एग्स कहाँ पे डिपॉजिट होते हैं? एग्स डिपॉजिट होते हैं एनल कनाल की तरफ। तभी इन पेशेंट्स में पेरी एनल प्रूराइटिस देखा जाता है रात के टाइम, यूजुअली नॉक्टर्नल। या बच्चे को देखोगे कि वो पेरी एनल एरिया में बहुत इचिंग कर रहा है। और आप खुद सोचो, अगर ये सुनने में थोड़ा सा ग्रोस है बट प्लीज यू विल हैव टू लर्न। बच्चा जो है फॉर एग्जाम्पल उसके पेरी एनल रीजन, यहाँ पे पेरी एनल रीजन में बच्चे के बहुत सारे एग्स हैं जो डिपॉजिट हो गए हैं। बच्चा रात को वहां पे खुजली कर रहा है, प्रूराइटिस हो रहा है उसे। अब वो खुजली करेगा तो जो एग्स है वो कहाँ चले जाएंगे? वो चले जाएंगे उसके नाखूनों में।
अब वो बच्चा है, शायद उसे पता भी नहीं था कि वो नींद में खुजली कर रहा था और जो एग्स थे वो उसके नाखून में चले गए। अब कल सुबह उठ के उन्हीं हाथों से बिना धोए अगर उसने खाना खा लिया तो हो सकता है वो अपना ही इन्फेक्शन यहाँ से लेके अपने ही मुंह में डाल रहा है, तो मतलब अपने से अपने को इन्फेक्शन दे रहा है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है ऑटो इन्फेक्शन। तो सुनने में थोड़ा सा बुरा लगा बट ऐसा होता है। सो ऑटो इन्फेक्शन इज सीन विद एंटेरोबियस वर्मिक्युलरिस। ट्रीटमेंट तो ऑब्वियसली जब तक वही चलेगा, एल्बेंडाजोल, जब तक चेंज ना करें। अब आते हैं इसके अलग क्वेश्चन के, मैम आपने अभी कहा कि इसमें डायरिया वायरिया कुछ नहीं हो रहा, इसमें हो रहा है पेरीएनल प्रूराइटिस, क्योंकि फीमेल ने कहा कि मैं रात को जाके एनल कैनाल के पास बच्चों को बर्थ दूंगी। तो अगर मुझे सैंपल लेना है तो डायरिया तो है ही नहीं, स्टूल सैंपल ले ही नहीं सकते हम। सैंपल क्या लेंगे? हमें एनल कैनाल से सैंपल लेना होगा। कोई बड़ा होगा तो वो आपको अलाउ कर देगा कि ठीक है, आप वो कंसेंट दे देगा, वो कोऑपरेटिव होगा। कोई 15, 20, 25 ईयर ओल्ड पर्सन होगा तो आप स्वॉब से उसके एनल कैनाल से सैंपल ले लो। कोई छोटा बच्चा होगा तो नहीं आपके साथ कोऑपरेट करेगा। तो छोटे बच्चे के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्कॉच टेप मेथड। आप वहां पे एनल कैनाल पे टेप चिपका दो, सारे एग्स जो होंगे वो टेप से चिपक जाएंगे। जब टेप हटाओगे तो सारे एग्स आपको मिल गए। ये दोनों फोटोज एग्जाम में आई हैं जिसमें आपको देखना है डी शेप एग्स दिख रहे हैं। सो प्लीज रिमेंबर NIH स्वैब एंड स्कॉच टेप मेथड से आप इन एग्स को कलेक्ट कर सकते हो। तो ये 3 अभी तक आपने कर लिया। और एक चीज नोटिस करी, आप ये सब खाने पीने से कर रहे थे, एग्स को खा रहे थे। चाहे आपने राउंडवर्म पढ़ा या ट्राइक्यूरिस पढ़ा या एंट्रोबियस पढ़ा, इसमें आप सब अंडे खा रहे थे। अब हम चलते हैं हुकवर्म की तरफ। हुकवर्म 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हुकवर्म जो होता है दैट इज गोइंग टू बी द ओल्ड वर्ल्ड हुकवर्म, जिसे बोला जाता है एंकाइलोस्टोमा डियोडेनल। एंड न्यू वर्ल्ड हुकवर्म को बोला गया है NENE, दैट इज नेक्टर अमेरिकानिस। ये दोनों स्किन की तरफ से आते हैं, ये खाने पीने से नहीं आते। और स्किन से कौन सा फॉर्म आता है हमारे अंदर? इट इज द फाइलेरिफॉर्म लार्वा। तो अब अगर हम इसकी लाइफ साइकिल देखने की कोशिश करें फॉर एंकाइलोस्टोमा डियोडेनल, वी विल सी दैट दिस टाइम इट इज नॉट बिकॉज ऑफ ईटिंग, दिस इज बिकॉज देयर इज अ फाइलेरिफॉर्म लार्वा एंड दैट फाइलेरिफॉर्म लार्वा हैज बेसिकली कम थ्रू द स्किन। एंड स्किन में कहाँ से आया? इफ यू लुक, इट इज यूजुअली कमिंग थ्रू द फुट। तो आपको वो स्किन में एक इरप्शन, अभी एक फोटो देखेंगे, वो इरप्शन दिखाई देगी एंड फिर वो हमारी बॉडी के अंदर आता है। बट इतना आपको पता है कि अगर वो वर्म है, राउंड वर्म, हुक वर्म, ये स्मॉल इंटेस्टीन में जाते हैं एंड स्मॉल इंटेस्टीन वालों को लंग में जाने की एक परमिशन होती है। तो ये आपको स्मॉल इंटेस्टीन में तो दिखेगा पर साथ के साथ आपको ये लंग्स में जाता हुआ भी दिखेगा। ऐसे भी अगर नहीं पहचाना आपने तो आप एग से तो पहचान ही लोगे ना कि जो ओ वाले एग्स होते हैं वो हुक वर्म के होते हैं। अब यहीं पे पढ़ लो कि एग में से एक्चुअली जब एग हम पास करते हैं तो एग में से जो पहला लार्वा निकलता है दैट इज रैबिडिटीफॉर्म लार्वा। रैबिडिटीफॉर्म लार्वा आगे जाके बनाता है फाइलेरिफॉर्म लार्वा एंड फाइलेरिफॉर्म लार्वा हमारी स्किन के थ्रू आता है। तो अगर आपसे पूछा गया कि जो इन्फेक्टिव फॉर्म है वो कौन सा वाला लार्वा है, दैट इज गोइंग टू बी द फाइलेरिफॉर्म लार्वा। तो वो कहाँ से आता है? वो स्किन से आता है। स्किन में क्या यहाँ पे सबको ये इरप्शन दिख रही है कि स्किन में वो लार्वा घुसता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, इसे बोला जाता है क्रीपिंग इरप्शन। और यहाँ पर मरीज को बहुत ज्यादा इचिंग होगी क्योंकि एक वर्म है जो घूमता हुआ आ रहा है तो उसे बहुत इचिंग होगी, उसे बोलेंगे ग्राउंड इच। यहाँ पे ये दिख रहा है बनता हुआ, इसे बोलेंगे क्रीपिंग इरप्शन। उसके बाद आपने कहा कि मैम सारे जो वर्म्स हैं वो घूम फिर के जाते तो स्मॉल इंटेस्टीन में, तो स्मॉल इंटेस्टीन में वो जाके क्या कर रहा था? आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। ये मुझे पता है कि जो हुकवर्म होता है वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के साथ एसोसिएटेड होता है। ये हमने 2 चीजें पढ़ी हुई है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया कौन सा पैरासाइट कराता है? हुकवर्म। और अभी कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था मिगैलोब्लास्टिक या B12 डेफिशिएंसी कौन कराता है? दैट इज गोइंग टू बी डायफिलोबोथ्रियम लैटम। तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं। अब जो हमें पढ़ना है दैट इज इसका वर्म कैसा दिखाई देता है और इन दोनों के बीच में न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड में डिफरेंस कैसा है। तो पहले तो दोनों के जो वर्म्स हैं, जो अडल्ट वर्म्स हैं, वो लगभग सेम दिखाई देते हैं। मेल फीमेल पहचानना आता है ना? मेल इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी द वन, मेल में क्या होगा? पोस्टीरियर एंड पे कुछ होगा। तो यहाँ पे कॉइलिंग नहीं है, यहाँ पे पोस्टीरियर एंड में वो मेल का बिल्कुल जो पोस्टीरियर एंड है वो फैला हुआ है, अम्ब्रेला की तरह, छाते की तरह खुला हुआ है। सो पोस्टीरियर एंड इज गोइंग टू बी लाइक एन अम्ब्रेला and female is going to be larger or longer. So if I have to differentiate now between these two, that is old worm and new worm, तो मैम दोनों के जो eggs हैं वो तो सेम ही होंगे, मतलब वही वो गोल गोल ओ वाले eggs, ये तो दोनों में दिखाई देंगे। अच्छा, egg में से सबसे पहले कौन सा लार्वा निकलता है? रैबिडिटीफॉर्म लार्वा। दोनों का रैबिडिटीफॉर्म लार्वा भी सेम है, ठीक है। तो egg भी सेम है, रैबिडिटीफॉर्म लार्वा भी सेम है। रैबिडिटीफॉर्म लार्वा के बाद क्या बनता है? फाइलेरिफॉर्म लार्वा। एंड वो जब हमारी बॉडी में आता है तो वो अडल्ट बनाता है। ये दोनों चीजें दोनों की अलग मानी जाती हैं। तो प्लीज रिमेंबर द
Filariform larva and the adult worms of New World and Old World are different, and इसमें से adult worm के बारे में थोड़ा सा आप जान लो। ये हमने बनाया adult worm of Ankylostoma जो कि Old World hookworm है, ये Nectar americanus जो कि New World hookworm है। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो पहले आप देखो बक्कल कैविटी मतलब फ्रंट ऑफ द वर्म, फिर हम देखेंगे एंडिंग एनल कैविटी और वो सब एंडिंग ऑफ द वर्म। तो फ्रंट एंड एंड देखना है, हमें फ्रंट देखना है और हमें एंड देखना है दोनों का। तो फ्रंट में हमने देखा कि जो एंकाइलोस्टोमा डियोडेनल है उसके पास टीथ हैं, टोटल 6 टीथ हैं जिन्हें बोला जाता है 6 teeth are present in the buccal capsule, so that is going to be the ankylostoma duodenal. Whereas new world ऐसे टीथ पर नहीं, न्यू वर्ल्ड में कुछ न्यू टेक्नोलॉजी आई होगी, उसने कटिंग के लिए टीथ नहीं, कटिंग के लिए प्लेट रखी है। तो इट हैज केप्ट 4 काइटिनस कटिंग प्लेट्स, 1 2 3 4, याद रहेगा। ओल्ड वर्ल्ड में 6 दांत है एंड न्यू वर्ल्ड के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी आई तो दैट इज गोइंग टू बी 4 प्लेट्स। अब चलते हैं पोस्टीरियर एंड की तरफ। पोस्टीरियर एंड की तरफ आप देखोगे कि यहाँ पे 2 धागे जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। तो एंकाइलोस्टोमा डियोडेनल जो ओल्ड वर्म है उसमें जो 2 धागे हैं उन धागों को बोला जाता है स्पिक्यूल्स। वो धागे अलग अलग हैं, स्पिक्यूल्स फ्री है। वेरेज अगर न्यू वर्ल्ड वाले नेक्टर अमेरिकानस को देखो तो उसके जो पीछे से जो 2 धागे निकल रहे हैं स्पिक्यूल्स, वो जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो न्यू वर्ल्ड है, ऑब्वियसली हमारा जो करंट न्यू वर्ल्ड है जिसमें हम रह रहे हैं, सारी कंट्रीज आपस में मिल के ट्रैवल कितना ईजी हो गया है, आपस में कनेक्शंस और रिलेशंस कितने अच्छे हो गए हैं। तो न्यू वर्ल्ड में सारा वर्ल्ड जुड़ा हुआ है मैम, तो स्पिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। पहले सब वर्ल्ड अलग अलग कंट्रीज काम करती थी, तो जो 2 स्पिक्यूल्स थे वो अलग अलग थे। इसको याद करने का सिर्फ यही तरीका बनता है। तो फाइलेरिफॉर्म लार्वा और अडल्ट वर्म दोनों के अलग अलग हैं, रैबिडिटिफॉर्म लार्वा और एग्स दोनों के सेम है। अब चलते हैं, दोनों में से ज्यादा पैथोजेनिक कौन सा है, ज्यादा टॉक्सिक, ज्यादा पैथोजेनिक कौन सा है? तो जो ओल्ड वर्ल्ड वाला था वो ज्यादा डेंजरस था, एंकाइलोस्टोमा डियोडेनल, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ओल्ड वर्ल्ड कराएगा। बट खुजली ज्यादा कौन कराता है? ग्राउंड इच वाला पॉइंट किसमें ज्यादा सिवियर है? तो न्यू वर्ल्ड वाले को खुजली ज्यादा है, दैट इज नेक्टर अमेरिकानस को ग्राउंड इच ज्यादा है, बट ज्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन कराने वाला ओल्ड वर्ल्ड होता था। आई होप दिस इज क्लियर। बाकी सब खाने पीने से हो रहे थे, ये स्किन के थ्रू क्या आता है? फाइलेरिफॉर्म लार्वा। ये फोटो याद रखना। एक और चीज है जो स्किन के थ्रू आती है, एंड दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रोंगाइलॉइड स्टर्कोरैलिस। इसके बारे में हम एक चीज ऑलरेडी जानते हैं मैम, ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इतना कि ओवा में से एकदम से लार्वा निकल के आता है। सो एकदम से आता है, तो ओवा तो कभी एग तो मुझे फोटो ही नहीं दिखेगी, क्योंकि एग बनते ही उसमें से लार्वा निकल के आता है, तो फोटो हमेशा मुझे लार्वा की दिखेगी। ये काफी स्ट्रॉन्ग है, पर ये एक्चुअली में दिस इज सेड टू बी द स्मॉलेस्ट नीमाटोड। और ये आता कहाँ से? ये आता स्किन से। अब सेम स्टोरी, स्किन से कौन सा फॉर्म आता है? स्किन से आता है फाइलेरी फॉर्म। तो अभी तक हमने स्किन से क्या क्या पढ़ा? स्किन से एक हमने ट्रीमाटोड पढ़ा था, शिस्टोसोमा जो स्किन से आता है, और नीमाटोड्स में हम 2 चीजें पढ़ रहे हैं। एक हमने पढ़ा एंकाइलोस्टोमा या जो हम हुकवर्म के नाम से जानते हैं, और एक हमने पढ़ लिया स्ट्रोंगाइलॉइड्स। तो प्लीज रिमेंबर स्किन का सैस, स्किन के थ्रू क्या आता है? Skin sac, that is schistosoma, ankylostoma as well as strongyloids, ये skin के थ्रू आते हैं। This was a recent NEET PG question। एंड कौन सा वाला फॉर्म आता है मैम? इन दोनों में तो फाइलेरिफॉर्म लार्वा आता है। बट डायग्नोसिस कैसे बनती है? डायग्नोसिस अंडा देख के तो बन ही नहीं सकती, अंडा तो रहता ही नहीं, वो टूट जाता है, उसमें से लार्वा निकल के आता है। कौन सा लार्वा निकल के आता है? इट इज गोइंग टू बी द रैबिडिटिफॉर्म लार्वा। रैबिडिटिफॉर्म लार्वा पहचानते कैसे हैं? दिस इज द पिक्चर ऑफ द रैबिडिटिफॉर्म लार्वा, जिसमें आप देखोगे कि आपको यहाँ पर जब ये तो माउथ होगा फ्रंट, है ना, और इसके अंदर जैसे जैसे आओगे मैम, ये माउथ के बाद क्या आता है? ईसोफेगस आता है। इसका जो ईसोफेगस है वो आपको थोड़ा सा 2 बार ऐसे डॉट, 2 बार ऐसे पाउच बनते हुए दिखेंगे कि यहाँ पर एक कंस्ट्रिक्शन है, फिर यहाँ पर एक कंस्ट्रिक्शन है। इसे बोला जाता है डबल बल्ब्ड ईसोफेगस। तो रैबिडिटिफॉर्म पहचानने के लिए आपको याद करना पड़ेगा डबल बल्ब्ड ईसोफेगस। फाइनली हम ट्रीटमेंट बदल सकते हैं, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट होता है दैट इज गोइंग टू बी आइवरमेक्टिन। अभी तक सबका ट्रीटमेंट एल्बेंडाजोल था, इसका जो ट्रीटमेंट है दैट इज गोइंग टू बी आइवरमेक्टिन। बट नाउ कम्स द recent NEET PG and INI question, strongyloids, and even in the FMG exam it was asked, strongyloids stercoralis की लाइफ साइकिल मैम ये स्ट्रॉन्ग है, और इसकी लाइफ साइकिल में इतने ट्विस्ट्स एंड टर्न्स है। वही लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। इसकी लाइफ साइकिल बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है। एक एक करके सुनो। सबसे पहले बताओ स्ट्रोंगाइलॉइड्स आता कहाँ से है? स्किन से आता है। स्किन से कौन सा लार्वा आता है? फाइलेरिफॉर्म लार्वा आता है, ठीक है। अब फाइलेरिफॉर्म लार्वा हमारी बॉडी में जाके क्या बनाता होगा? मेल अडल्ट वर्म बनाता होगा, फीमेल अडल्ट वर्म बनाता होगा। तो मैम मेल फीमेल का मेटिंग होता होगा, वो सारी कहानी हमें पता है।
पर ये तो स्ट्रॉन्ग है ना, इसमें एक चीज है, कई बार ये बिना मेल के भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपना मेटिंग हो जाता है। कैसे मैम? कई बार फीमेल अकेले ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आगे एग बना के आगे लार्वा बना देती है। तो प्लीज रिमेंबर, सिंगल पेरेंट वाली साइकिल इसमें हो सकती है। कौन सा सिंगल पेरेंट? मतलब फीमेल ओनली। फीमेल ओनली मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई। फीमेल ओनली मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फीमेल बिना मेल के। तो मैम ये सिंगल पेरेंट वाली स्टोरी को क्या बोला जाता है? पार्थेनोजेनेसिस। पी फॉर पार्थेनोजेनेसिस, पी फॉर सिंगल पेरेंट। एक पेरेंट फीमेल अकेले ही एग बना देती है। एग तो ज्यादा देर रहेगा नहीं, एग में से एकदम से क्या निकल के आता है? लार्वा निकल के आता है। उस लार्वा को क्या बोलते हैं? वो डबल बल्ब वाला, दैट इज रैबिडिटीफॉर्म लार्वा। ठीक है, अब इसके बाद क्या? पार्थेनोजेनेसिस तो मुझे समझ आ गया, और क्या हो सकता है? कई बार मैम ये जो एग है जिसमें से आप लार्वा निकाल रहे हो, कई बार वो बॉडी के बाहर आता ही नहीं, उसी एग में से वापस जाके हमें खुद इन्फेक्शन हो जाती है। तो खुद इन्फेक्शन हो जाती है, ये अगला ट्विस्ट आया, खुद से खुद को इन्फेक्शन होना, ऑटो इन्फेक्शन। अब चलो मान लो कि एग बाहर चला गया, उसमें से रैबिडिटीफॉर्म लार्वा निकला। तो एक तो डायरेक्ट साइकिल ये हुई कि रैबिडिटीफॉर्म लार्वा ने कहा चलो यार फाइलेरिफॉर्म लार्वा बनाओ, वापस आ जाओ। तो इसको क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे डायरेक्ट साइकिल। रैबिडिटीफॉर्म लार्वा ने क्या बनाया? फाइलेरिफॉर्म लार्वा बनाया, वो वापस स्किन के थ्रू बॉडी में आ गया, तो इसे बोल दिया हमने डायरेक्ट डेवलपमेंट। पर एक होती है इनडायरेक्ट साइकिल। रैबिडिटीफॉर्म लार्वा को ऐसे शॉर्टकट नहीं लेना, वो कहेगा नहीं पहले मैं हूँ लार्वा, मैं पहले बड़ा होऊंगा लाइफ में, मैं ऐसे शॉर्टकट लेके नहीं एकदम से ग्रो करना चाहता, मैं पहले लाइफ में बड़ा होऊंगा, मैं अडल्ट बनूंगा, मेल फीमेल का मेटिंग का प्रोसीजर कराऊंगा। तो पहले वो बड़ा होता है, पहले वो बनता है अडल्ट वर्म। अडल्ट वर्म बनने के बाद वो अपना पार्टनर ढूंढता है, जैसे कि सबकी लाइफ होती है, पहले बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो अपना मेल फीमेल पार्टनर ढूंढता है, पार्टनर ढूंढने के बाद मेटिंग होती है, मेटिंग होने के बाद फिर से रैबिडिटीफॉर्म लार्वा बनता है और वो जाके फाइलेरिफॉर्म लार्वा बनाता है। तो ये पूरी जो साइकिल चल रही है, दिस इज नोन एज द इनडायरेक्ट साइकिल। तो तभी तो इसे स्ट्रॉन्ग बोला ना मैम, इसमें इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। कई बार सिंगल पेरेंट भी ह्यूमन बींग्स में एग बना सकता है, सिंगल पेरेंट वाली स्टोरी मतलब पार्थेनोजेनेसिस। कई बार हम अपने आप को इन्फेक्शन करा सकते हैं, ऑटो इन्फेक्शन। रैबिडिटीफॉर्म लार्वा अगर डायरेक्ट फाइलेरिफॉर्म बन जाए तो वो डायरेक्ट साइकिल हो गई। रैबिडिटीफॉर्म पहले अडल्ट बनाए, मेटिंग से फिर से रैबिडिटीफॉर्म बने, फिर फाइलेरिफॉर्म बने, तो वो इनडायरेक्ट साइकिल हो गई। ये चारों चीजें जहां देखेंगी दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग गायलोइड स्टर्कोरालिस। अब फाइनली हम चलते हैं वो 2-3 न्यूमेटोड्स की तरफ जो ज्यादा नहीं पूछे जाते। तो अभी तक हमने इंटेस्टीन, इंटेस्टीन स्मॉल लार्ज ये सब पढ़ा। अब हम चलेंगे लू ऑर्गेनिजम्स की तरफ। तो सबसे पहला है ट्राइकिनेला। ट्राइकिनेला से ये मुझे समझ आ गया कि ये सोमैटिक है, तो ये इंटेस्टीन में तो नहीं होगा, ये कहीं और पाया जाएगा। तो प्लीज रिमेंबर, इसे कैसे पहचानते हो? अब वो तो सेम स्टोरी है ना, फीमेल लंबी वाली होगी और जो मेल होगा, मेल के मैम पोस्टीरियर एंड पे कुछ होगा। तो यहाँ पर पोस्टीरियर एंड पे क्या पाया जाता है? यहाँ पर पोस्टीरियर एंड पे ऐसे 2 क्लैस्पर्स पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी क्लैस्पर से ये मेल है ना, मेल के पोस्टीरियर एंड पे क्लैस्पर्स पाए जाते हैं, क्योंकि इसी क्लैस्पर से ये फीमेल को पकड़ पाता है। तो मेटिंग के लिए फीमेल को पकड़ने के लिए ये 2 क्लैस्पर, ये ट्रैप बनाया गया है। ठीक है, तो ये ट्राइकिनेला होगा। अब ट्राइकिनेला सोमैटिक है तो इंटेस्टीन में तो होगा नहीं, ये होता है पिग या किसी भी मीट को खाने की वजह से। तो मीट जब आप खाते हो तो एक्चुअली आप क्या खा रहे हो? जब भी कोई आप एनिमल मीट खाते हो तो मीट जो होता है आप मसल को खाते हो। तो ये जो ट्राइकिनेला है ये हमेशा मसल के अंदर बैठा हुआ मिलेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर किसी ने मीट खाने की कोशिश करी, तो मीट में एक्चुअली उसने क्या खाया? उसने मसल खाया। मसल के अंदर मैम ये देखो, ये मसल खाया उसने। मसल के अंदर कौन ऐसा बैठा हुआ था सिस्ट बना के? लार्वा बैठा हुआ था, ट्राइकिनेला बैठा हुआ था। तो मसल के अंदर कौन बैठा होता है? इन्फेक्शन किससे होती है मैम? जब आप मीट खाते हो, जैसे पिग हो गया या कोई भी, तो फिर उसके अंदर एक लार्वा होता है, हम वो खाते हैं। ठीक है, लार्वा हमारी बॉडी में आ गया। हमारी बॉडी में आने के बाद वो कहाँ जाता है? हमारी बॉडी में आने के बाद वो भी अगेन आई सेड सोमैटिक है, इधर उधर घूमेगा। मतलब वो कहाँ जाएगा मैम? वो फिर से मसल में ही जाएगा। वो एनिमल के भी मसल में ही बैठता है, वो हमारे भी मसल में ही बैठता है। तो हो सकता है वो हमारे अपर लिम्ब, बाइसेप, ट्राइसेप, डेल्टॉइड ये वाले मसल्स में बैठ जाए। हो सकता है वो हमारे हार्ट वाले मसल में जाके बैठ जाए। तो इट कैन गो इनटू मसल्स लाइक डेल्टॉइड, इट कैन गो इनटू मसल्स लाइक कार्डियक, सो मायोकार्डाइटिस करा सकता है ये, राइट। तो हमेशा मैम मसल के अंदर ही ये ग्रो कर पाता है। तो मसल इसके मदर की तरह है। हम मसल को क्या बोलते हैं? नर्स सेल। कि ये मसल इसको मदर की तरह नर्सिंग प्रोवाइड करता है, लैक्टेशन प्रोवाइड करता है, ग्रोथ प्रोवाइड करता है। मसल है वो
चीज जो इसका मदर है, तो मसल को बोलते हैं नर्व सेल, चाहे वो एनिमल में हो चाहे वो हमारे में हो। तो ये हमेशा ऐसा नहीं है कि मसल है मसल में जाके बैठ गया, ये अपनी एक जगह बनाता है। मसल के अंदर अगर आप ध्यान से देखो, ये पहले एक सिस्ट बनाता है और सिस्ट के अंदर जाके ऑर्गेनिज्म बैठता है, तो हम हमेशा क्या बोलते हैं इसको, एनसिस्टेड लार्वा। तो अगर आपको इसकी डायग्नोसिस करनी है तो डायरिया एंड ऑल का सैंपल तो है ही नहीं, इसमें स्टूल की तो कहानी नहीं, ये तो घूम रहा है। तो मैम आपको मसल की बायोप्सी करनी होगी, डेल्टॉइड की, बाइसेप्स की, जहां पे भी है वहां से आपको बायोप्सी करके ढूंढना पड़ेगा। आई होप दैट इज ओके विद एवरीवन। ट्राइकिनेला स्पाइरालिस भी हो गया। अब हम अगले की तरफ चलते हैं, एक और ला लू, दैट इज गोइंग टू बी ड्रैकनक्यूलस। सोमैटिक है, इंडिया में एलिमिनेट हो चुका है, इसका दूसरा नाम है गिनी वर्म। एलिमिनेट हो चुका है, इरेडिकेशन की तरफ हम बढ़ चुके हैं, क्योंकि एक इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाया गया है, गिनी वर्म इरेडिकेशन प्रोग्राम। पहले तो पीएसएम में याद करो, गिनी वर्म इरेडिकेशन प्रोग्राम मुझे ये बताता है कि सबको आपको क्या इनकरेज करना है कि साफ पानी पिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की रेजीम इसमें चलाई गई। क्यों मैम, खराब पानी में क्या होता है, खराब पानी में एक्चुअली होते हैं साइक्लॉप्स, छोटी छोटी मछली टाइप होता है, साइक्लॉप्स होते हैं, और साइक्लॉप्स के अंदर ये लोग होते हैं, दैट इज गिनी वर्म ड्रैकनक्यूलस। तो अगर मानो कि कोई गंदा पानी पी रहा है, तो यहाँ पे एक इंसान है जो गंदा पानी पी रहा है। गंदा पानी क्यों है, क्योंकि उसके अंदर ये छोटी छोटी मछली है, और इस छोटी मछली के अंदर कौन बैठा हुआ है, इसके अंदर ड्रैकनक्यूलस का L3 लार्वा। तो ये इंसान जब पानी पी रहा है तो एक्चुअली वो छोटी छोटी मछली भी जा रही है, और उस मछली के साथ क्या जा रहा है, ड्रैकनक्यूलस का L3 लार्वा। अब ये जो L3 लार्वा है, अगर आप ध्यान से देखो, इसने क्या पी लिया, इसने L3 लार्वा पी लिया। लार्वा धीरे धीरे जाके, मैम लार्वा से तो वर्म बनेगा, बिल्कुल, बॉडी के अंदर गया, लार्वा ने जाके बनाया अडल्ट वर्म। अडल्ट वर्म मतलब मेल फीमेल, वही वाली मेटिंग वाली कहानी, फीमेल हो गई प्रेग्नेंट, फीमेल ने कहा चलो अब बच्चा देने का टाइम है, लार्वा देने का टाइम है, तो फीमेल ने क्या करा, एक जगह बनाई जहाँ पे वो अपने बच्चे को बर्थ दे सकती है। तो उसने वो स्किन में जगह बनाई। अगर आप ध्यान से देखो कि लार्वा कहाँ से निकल रहा है, मैम स्किन में एक ब्लिस्टर बनता है, वो ब्लिस्टर फटता है और उसमें से लार्वा निकलता है। द लार्वा कैन बी सीन एमर्जिंग फ्रॉम द स्किन। एक्चुअली आजकल तो एलिमिनेटेड है, केसेस दिखते नहीं है, पर पहले के जमाने में जब दिखते थे, तो अगर आप ध्यान से देखो, आपको एक मरीज आता था कि उसके पैर पे ब्लिस्टर होता था या कहीं पर भी स्किन में, और उस ब्लिस्टर में से एक धागे जैसा वर्म निकलता हुआ दिखता था, जिसे आप एक डंडी से या टूथपिक से ऐसे पकड़ भी सकते थे। तो ये जो होता था वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिनी वर्म। हमने भी ज्यादा नहीं देखा हुआ, पर हमारे एग्जामिनर्स जो पहले काम करते थे उन्होंने पक्का देखा होगा। तो इस पे क्वेश्चन अभी भी आ सकता है, ऑल्दो ये ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है, इरेडिकेशन की तरफ बढ़ चुका है। तो प्लीज रिमेंबर, इसके अंदर लार्वा आपको स्किन में से निकलता हुआ दिखाई देगा। तो साफ पानी पीना बहुत जरूरी है, ताकि L3 लार्वा इस साइक्लॉप्स के फॉर्म में आप गिनी वर्म ना पी जाओ। ओके, जो लास्ट वाला निमाटोड है, लालालू ऑर्गेनिज्म में ट्राइकिनेला हो गया, ड्रैकनक्यूलस हो गया, अब बचा फाइलेरिया। ये वो सारे फाइलेरिया स्पीशीज हैं जिनके बारे में आपको जानना है। तो सबसे पहले तो एग्जाम में जो वर्म है उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, वर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए हमेशा उसके पोस्टीरियर एंड की तरफ देखना। पोस्टीरियर एंड की तरफ जब हमने देखा तो हमने ये जाना कि कुछ वर्म्स हैं जिनके आसपास एक शीथ बनी हुई है, इन्हें बोलेंगे शीथ्ड वर्म्स। व्हाट आर दीज नोन एज, दीज आर गोइंग टू बी नोन एज द शीथ्ड वर्म्स। और कुछ हैं जिनमें शीथ नहीं है, सो दे आर गोइंग टू बी नॉन शीथ्ड वर्म्स। ठीक है, तो एक कोई कैटेगरी याद कर लो। शीथ्ड के लिए हमने याद करा LBW, मतलब लोआ लोआ, ब्रूगिया मलाई एंड वुशरेरिया बैनक्रॉफ्टी, इनमें शीथ होता है, LBW में शीथ होता है। बाकी मैंसोनेला पर्स्टन, मैंसोनेला ओजार्डी एंड ओंकोसर्का में शीथ नहीं होता। तो LBW में शीथ होता है, इतना याद कर लो। अब उसके बाद न्यूक्लियस देखना, ध्यान से देखो, अगर आपको ये डॉट 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 दिख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है। मैम न्यूक्लियस एंड तक नहीं गए, न्यूक्लियस यहाँ पर आके रुक गए, आखिर में जो एरिया है वो खाली है, तो देर आर नो न्यूक्लियाई एट द टिप, तो वो बन जाएगा वुशरेरिया बैनक्रॉफ्टी। याद कैसे करोगे, वुशरेरिया में जादू हुआ मैम, न्यूक्लियस यहाँ आए और उसके बाद गायब हो गए। जादू जब होता है तो कैसा साउंड इफेक्ट दिया जाता है मूवीज में, वुश। वुशरेरिया में क्या होता है, जादू होता है, न्यूक्लियाई गायब हो जाता है, टिप पे नहीं दिखते, वुशरेरिया में वुश हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है ब्रूगिया मलाई। ब्रूगिया मलाई में B फॉर बाय। देर आर हाउ मेनी न्यूक्लियाई एट द टिप, देर आर बाय। ध्यान से देखोगे आपको 2 डॉट दिखाई देंगे पेरिफेरी पे, टिप पर जाते हुए 2 डॉट, 2 न्यूक्लियाई, वो ब्रूगिया हो गया। लोआ लोआ, लोआ लोआ में मैम लाइन से न्यूक्लियाई बनते हुए दिखेंगे, मतलब न्यूक्लियाई एंड तक लाइन लगा के मुझे जाते हुए दिखाई देंगे। दोबारा पढ़ो, न्यूक्लियाई गायब हो गए, वुश हो गए, एंड तक नहीं आए तो वुशरेरिया। अगर 2 न्यूक्लियाई आए इसके केवल एंड में तो वो बन जाएगा ब्रूगिया। लाइन लगा के न्यूक्लियाई आए एंड तक तो वो लोआ लोआ हो गया। ये LBW तो शीथ वाले थे, अब बाकी सब क्या है,
बाकी सब मैंसोनेला, पर्स्टन्स, ओजार्डी एंड ओंकोसर्का ये सारे हैं अनशीथ्ड, इनके आसपास कोई भी शीथ मुझे नहीं दिखाई दे रही। इनमें से मैंने ये जाना कि किसी में भी न्यूक्लियाई एंड तक नहीं आते, केवल एक में आते हैं, मैंसोनेला पर्स्टन्स। पर्स्टन्स कैसा साउंड करता है? परसिस्टेंट। मैम पर्स्टन्स तो परसिस्टेंट है, तो वो तो एंड तक अपने न्यूक्लियाई लेके जाएगा, बाकी सारे एंड तक अपने न्यूक्लियाई नहीं लेके जाएंगे। हो गया ये याद, एटलीस्ट न्यूक्लियस की कहानी खत्म। अब जानते हैं कि ये कौन सा वाला फाइलेरिया कैसे होता है, किसके कौन से मच्छर कीड़े के काटने की वजह से होता है, और ये हमारे ब्लड में कौन से टाइम पे पाया जाता है। तो सबसे पहले तो पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब ये होता तो शरीर में जब भी आता है तो रहेगा तो 24/7, पर ब्लड में घूमने कब आएगा, उससे आप ये जान पाओगे कि अच्छा ये ब्लड में रात को घूमने आता है तो ब्लड सैंपल मरीज से रात को लेना है, ये सुबह शाम आता है तो सैंपल सुबह शाम ले सकते हैं। तो पीरियोडिसिटी क्या है? तो ज्यादातर आप देखो सबकी पीरियोडिसिटी नॉक्टर्नल है। जो आपका वुशरेरिया, ब्रूगिया, जितने भी टाइप के ब्रूगिया हो गए वो ज्यादातर नॉक्टर्नल है, रात के टाइम उनके लार्वा फाइलेरिया के जो है माइक्रोफाइलेरिया वो बाहर आते हैं। बाकी सारे नॉन पीरियोडिक है, बट जो केवल एक है लोआ, लोआ 2 बार लोआ लिखा, 2 बार ये आएगा, डायर्नल सुबह शाम, तो लोआ लोआ 2 वर्ड लोआ लोआ 2 बार ये ब्लड में आपको आता दिखेगा। तो ये तो इसकी पीरियोडिसिटी हो गई। अब आता है इसका वेक्टर। तो वुशरेरिया तो किसी के भी काटने से हो सकता है, क्यूलेक्स, एनोफिलीज, एडीज, तो वुशरेरिया में कुछ याद नहीं करना। ब्रूगिया मलाई मैल मैन, ब्रूगिया मलाई मैंसोनिया के थ्रू होता है। मैंसोनिया एक ऐसा कीड़ा है जो कौन से प्लांट के पास पाया जाता है? पिस्टिया प्लांट के पास पाया जाता है। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर INICET एग्जाम। ओके, ब्रूगिया 2 टाइप के, मैम मैलाई पूछा था तो आपने मैंसोनिया बता दिया वेक्टर। ब्रूगिया टिमोरी पूछा तो एनोफिलीज याद करने के लिए हमेशा याद रखना तुम्हारी अनु, ठीक है। टिमोरी क्या है? तुम्हारी, और एनोफिलीज अनु। सो रिमेंबर तुम्हारी अनु, टिमोरी एनोफिलीज से होता है एंड मैलाई मैंसोनिया से होता है। अच्छा, लोआ लोआ मैम 2 वर्ड थे, 2 बार आता था, तो डी डायर्नल, डी 2 डी डियर फ्लाई, ये डियर फ्लाई की वजह से होता है। अगला आता है ओंकोसर्का वॉल्व्युलस। अभी थोड़ी देर में आप पढ़ोगे कि इसमें जो स्किन का कलर होता है वो ब्लैक हो जाता है, तो जो डिजीज ब्लैक स्किन कराती है उसके मच्छर का नाम, कीड़े का नाम भी ब्लैक फ्लाइज है। फाइनली बचा मैंसोनेला, M फॉर M जो बचा दैट इज मिजिस। जल्दी से, वुशरेरिया किसी भी वजह से, ब्रूगिया मैलाई मैंसोनिया की वजह से, टिमोरी तुम्हारी अनु एनोफिलीज, लोआ लोआ 2 बार आता है, डियर फ्लाइज से होता है, ओंकोसर का ब्लैक स्किन कराता है तो ब्लैक फ्लाइज से होता है, मैंसोनेला मिजिस से होता है। ज्यादातर क्वेश्चन वुशरेरिया बैनक्रॉफ्टी पे ही आते हैं। कैसे पहचाना मैम मैंने? पहले ये तो आपने देख लिया कि शीथ है, कुछ तो शीथ बना हुआ है, शीथ में 3 ही ऑर्गेनिज्म आ सकते थे, LBW, उन्हीं तीनों में से सोचना था। अब देखो पोस्टीरियर एंड में क्या मुझे अंत तक जाते हुए न्यूक्लियस दिख रहे हैं? मुझे तो नहीं दिख रहे, मुझे तो यहाँ पर न्यूक्लियस रुके हुए दिख रहे हैं, इसके बाद नहीं दिखाई दे रहे। तो नो न्यूक्लियाई एट द टिप का क्या मतलब हुआ? अब बिना लिखे भी आप जान जाओगे, वुशरेरिया बैनक्रॉफ्टी। तो किसी भी फाइलेरिया में अगर हम जनरल क्लिनिकल फीचर्स पढ़ें तो फाइलेरिया में क्या पाया जाता है? एलिफेंटिएसिस। आपको लिम्फ सूजी हुई मिलेगी, साथ में आपको हो सकता है स्किन पिगमेंटेशन भी मिले। तो ये जो आपको 1 लिम्ब या 2 लिम्ब या हाइड्रोसील भी होता है, तो ये सूजा हुआ क्यों मिलता है? क्योंकि ये जो फाइलेरिया है ये लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन कराते हैं, तभी तो हम कहते हैं ये लालालू ऑर्गेनिजम्स है, ये घूमते रहते हैं, ये लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन कराते हैं, जिसकी वजह से आपको एलिफेंटिएसिस मिलेगा। अगर सोचो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के बाद वो जो लिम्फेटिक चैनल है वो फट गया, वो इतने सारे फाइलेरिया उसमें चले गए कि वो लिम्फेटिक चैनल फट गया, और फटने की वजह से जितना भी लिम्फ था वो यूरिन में आने लग गया। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते ये एक यूरिन का सैंपल है, इसमें यूरिन तो मैम लग ही नहीं रहा, दिस इज लुकिंग लाइक मिल्की यूरिन। मिल्की यूरिन को क्या बोला जाता है? काइल यूरिया। काइल का मतलब क्या चीज आ चुकी है? लिम्फेटिक। वो लिम्फेटिक चैनल फटा तो जितना भी लिम्फ था वो यूरिन में आने लग गया, तो ऐसा मिल्की यूरिन मिलेगा। तो एलिफेंटिएसिस और मिल्की यूरिन के लिए साथ में ये फोटो हमने बना दिया, वुशरेरिया बैनक्रॉफ्टी। तो इसकी हम ओवरऑल डायग्नोसिस कैसे करते हैं? एक तो हम इसमें निकालेंगे पक्का से पेरिफेरल ब्लड। पेरिफेरल ब्लड, अब देखो ये तो नॉक्टर्नल है मैम, रात के टाइम ये ब्लड में आता है, रात को थोड़ी ना मरीज को रात को 10 बजे से 2 बजे के बीच में बुलाओगे। तो आप क्या करोगे? आप इसमें करते हो DEC प्रोवोकेशन टेस्ट। आप मरीज को चाहे सुबह बुलाओ, बट आप उसको एक ड्रग खिला दो जिसका नाम है डाईइथाइल कार्बामेजिन, जिसकी वजह से जो ये फाइलेरिया है जो अंदर छुपे हुए हैं और ऐसा सोचा है कि हम केवल रात को निकलेंगे, ड्रग खिलाने के बाद ये ब्लड में आ जाएंगे और आप सैंपल ले सकते हो।
अच्छा, हाइड्रोसील ये कराता है, अभी पढ़ा था, तो अल्ट्रासाउंड पे क्या दिख सकता है? देयर इज समथिंग नोन एज फाइलेरिया घूमते हुए दिखेंगे स्क्रोटम में, फाइलेरियल डांस साइन। एंटीजन एंटीबॉडी टेस्टिंग आप कर सकते हो, एंटीबॉडी तो ज़्यादा किसी काम की नहीं होती, नॉन स्पेसिफिक है, इस वजह से करा भी नहीं जाता ये टेस्ट। एंटीजन टेस्टिंग करी जाती है, जो याद करना डेफिनेटली मुश्किल है, बट अगर आप कोई एक दोनों एंटीजन एंटीबॉडी करते तो हमेशा एलाइजा से हैं, बट अगर आप याद कर सकते हो तो OG4C3AG, AG आई विल टेल यू। सबसे पहले AG का क्या मतलब होता है? दैट इज गोइंग टू बी एंटीजन, तो इसे तो नहीं याद करना। अब ये एंटीजन कौन सा है? स्पेसिफिक कह रहे हो ना, तो OG ओरिजिनल गैंगस्टर, सो दिस इज गोइंग टू बी OG4C3, ठीक है, OG4C3 दैट इज द एंटीजन विच इज स्पेसिफिक। फाइनली मुझे बताओ फाइलेरियोसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? वही जो प्रोवोकेशन टेस्ट था, डाइथाइल कार्बामेजिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। ये सब हम वुशरेरिया के लिए ज्यादा पढ़ रहे थे, और भी तो कुछ है। LBW में वुशरेरिया के बाद B क्या था? B फॉर ब्रूगिया मैलाई, हमने अभी अभी कहा था ये मैनसोनिया से होता है, जो पिस्टिया प्लांट से आता है। तो अगर मैं ये ब्रूगिया मैलाई का वुशरेरिया बैंक्रॉफ्टी से अगर थोड़ा सा मैं डिफ्रेंसिएशन कराना चाहूँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे वुशरेरिया बैंक्रॉफ्टी में तो पूरी ही लिम्ब ऐसे सूजी हुई थी मैम। ब्रूगिया मलाई में यूजुअली नीज के नीचे वाली जो लेग है वो ज्यादा आपको स्वोलन मिलेगी। दूसरा, वुशरेरिया बैंक्रॉफ्टी में आपने कहा था कि जेनाइटल इन्वॉल्वमेंट भी होता है, हाइड्रोसील भी होता है, बट ब्रूगिया मलाई में जेनाइटल इन्वॉल्वमेंट और हाइड्रोसील नहीं होता। तो रिपीटिंग, वुशरेरिया बैंक्रॉफ्टी में पूरी लिम्ब इफेक्ट होती है, जेनाइटल और हाइड्रोसील भी होता है। ब्रूगिया मलाई में केवल नी के नीचे वाली लेग इन्वॉल्व होती है और कोई भी हाइड्रोसील या जेनाइटल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो ब्रूगिया मलाई हो गया। अब अगला चलते हैं, द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी ओंकोसर्का वॉल्व्यूलस। ओंकोसर्का वॉल्व्यूलस, वॉल्व्यूलस मतलब कुछ गोल गोल वॉल्व्यूलस टाइप होगा, कॉन्वोल्यूटेड वर्म्स होते हैं। ध्यान से देखो, ये स्किन इन्वॉल्वमेंट करा रहा है, डर्माटाइटिस। डर्माटाइटिस मतलब इस ब्लैकिश कलर को स्किन को क्या बोलते हैं? लेपर्ड स्किन। प्लीज नोट, लेपर्ड स्किन की वजह से हमने कहा ये ब्लैक कलर का स्किन, तो ये कौन से फ्लाइज के थ्रू हो रहा था? अभी पढ़ा था ना, जो ओंकोसर का था वो ब्लैक स्किन था और वो ब्लैक फ्लाइज की वजह से हो रहा था, बिल्कुल। इसके अलावा ये अलग अलग ऑर्गन्स में भी जा सकता है। दिस कैन गो इनटू द आईज, एंड आईज में जाके ये कराता है रिवर ब्लाइंडनेस। लिम्फ नोड, बहुत लिम्फ नोड में जाएगा, बड़े बड़े लिम्फ नोड हो जाएंगे तो वैसे लगेगा कि नीचे लटक रहे हैं, मतलब हैंगिंग ग्रोइन। प्लीज याद करना, रिवर ब्लाइंडनेस जैसे आप लिखते हो तो सबसे पहले तो लिख लो वर्ड रिवर, ये आपको बता देगा इसका ड्रग ऑफ चॉइस ऑल्सो। रिवर ब्लाइंडनेस जो ओंकोसर्का कराता है उसका जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है दैट इज गोइंग टू बी आइवरमेक्टिन, that is ivermectin. So please remember, ivermectin is the drug of choice for river blindness या ओंकोसर्का वॉल्व्यूलस। आजकल स्किन टेस्ट ज़्यादा किए नहीं जाते, पर एक टाइम पे जब स्किन टेस्ट होता था तो मैजोटी स्किन टेस्ट जो था वो ओंकोसर्का वॉल्व्यूलस के लिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी कम टू लोआ लोआ। सबने एक गाना सुना है मिस्टर लोआ लोआ? नहीं सुना तो आज यूट्यूब पे सुन लेना। देयर इज अ वेरी वेरी फनी सॉन्ग मिस्टर लोआ लोआ एंड इट्स अ वेरी नाइस डांस नंबर, ठीक है। इस पे काफी फनी भी है, डांस भी कर सकते हो। तो ऐसा याद करते हैं कि मिस्टर लोआ लोआ एक फनी सॉन्ग है जो कौन से बार, एक बार हमने बनाया, उसका नाम है काला बार, ठीक है। तो काला बार में गाना चल रहा है, दैट इज गोइंग टू बी मिस्टर लोआ लोआ। तो अब ये पूरी एक बार कहानी समझ ली, तो इतना मुझे पता है कि लोआ लोआ तो ऑर्गेनिज्म का नाम है, ठीक है। मैम आपने कहा फनी सॉन्ग है, तो फनी से हमने याद करा फ्यूजिटिव स्वेलिंग। इन काला बार, कौन सा बार? काला बार। तो फ्यूजिटिव स्वेलिंग का दूसरा नाम होता है काला बार स्वेलिंग। रिमेंबर, काला बार और फ्यूजिटिव स्वेलिंग इज समथिंग जो आपको सबक्यूटेनियस टिश्यूज में मिलेगी। उस बहुत रेयर है बट हो सकता है, INICT में पूछा जा सकता है। तो आपको सबक्यूटेनियस टिश्यूज में मिलेगी। साथ में मरीज को अगर कोई स्वेलिंग होगी तो वहाँ पे खुजली, इचिंग की कंप्लेंट होगी, इन्फेक्शन है, फीवर होगा। बट ये एक्चुअली होता क्या है, ये जो अडल्ट वर्म्स हैं उनके अगेंस्ट हमने एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बनाया, उससे काला बार होगा। बट एक और चीज, अब काला बार बोला तो काला मतलब दिस इज काला रेफर्स टू, अगर स्किन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ब्लैक स्किन है ना। अब ब्लैक स्किन मैम कौन से ज्यादा कॉन्टिनेंट्स में ये वाला स्किन टोन पाया जाता है? क्या लोआ लोआ को और भी किसी नाम से जान सकते हैं? यस, इट इज नोन एज द अफ्रीकन आई वर्म। तो आपको कई बार ये आई इन्वॉल्वमेंट में दिखेगा, एंड ये लोआ लोआ आपको एक्चुअली ये वो कीड़ा है जो आपको सब कंजंक्टाइवल टिश्यू में घूमता हुआ दिखेगा, जैसे इस फोटो में दिख रहा है। यू कैन सी द लोआ लोआ। तो अगर ऐसी फोटो आती है जिसमें आपको कीड़ा ही सब कंजंक्टाइवल स्पेस में दिख रहा है, दैट इज अफ्रीकन आई वर्म, दैट इज गोइंग टू बी लोआ लोआ। जैसा कि हमने पढ़ा था सारे फाइलेरियल वर्म्स के लिए हमारा जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज DEC, बट ओंकोसर का जो रिवर ब्लाइंडनेस करा रहा था उसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस था दैट वाज आइवरमेक्टिन।
फाइनली हमारे सारे फाइलेरिया एंड निमेटोड्स खत्म. बिफोर आई फिनिश ऑफ ऑल ऑफ योर पैरासिटोलॉजी, आई वांट टू डू टू थिंग्स. वन, आई वांट टू मेक अ लिस्ट ऑफ द निमोनिक्स. सेकंड, आई वांट टू गिव यू द फार्माकोलॉजी एस्पेक्ट. तो सबसे पहले वो कौन से एग्स हैं जो बाइल नॉन स्टेन्ड है. तो रिमेंबर, या तो एग्स ब्राउन कलर के होंगे बाइल वाले, या नॉन बाइल वाले. आई एम सेइंग नॉन बाइल स्टेन्ड, मतलब उनके ऊपर कोई स्टेन नहीं है. तो नेहा इज नॉट स्टेन्ड. ठीक है, नेहा इज नॉट स्टेन्ड. क्या क्या आएगा? एन फॉर नेक्टर अमेरिकानस, मतलब हुकवर्म. मैम हुकवर्म एक और था, एंकाइलोस्टोमा. तो दोनों हुकवर्म साथ में रखें. ई से एक ही नीमाटोड याद है मुझे, एंटेरोबियस. और एच से एच नाना. तो नेहा इज नॉन बाइल स्टेन्ड. अगला, वो कौन से हैं जो ऑटो इन्फेक्शन, खुद ही से खुद इन्फेक्शन करा सकते हैं, उसका निमोनिक है चेस्ट. सी फॉर, अगर आपको याद हो हमने कॉक्सीडियन पैरासाइट्स में पढ़ा था, क्रिप्टोस्पोरिडियम. साथ में ऑब्वियसली सी फॉर एक और है जो सिर्फ नाम एक बार याद करना है, कैपिलेरिया फिलिपिनेंसिस. ओके, एच फॉर एच नाना, ई फॉर एंटेरोबियस. एस से अभी अभी क्या पढ़ा? स्ट्रोंगाइलॉइड्स. याद है स्ट्रोंगाइलॉइड्स की कहानी, लाइफ कितनी स्ट्रॉन्ग थी, सब कुछ करा सकता था. ऑटो इन्फेक्शन, पार्थेनोजेनेसिस, तो ऑटो इन्फेक्शन हो गया. एंड टी फॉर टीनिया सोलियम. रिमेंबर, ऑटो इन्फेक्शन कौन कराता है? सोलियम सब कुछ कराता था. तो सोलियम ऑटो इन्फेक्शन कराता है, नॉट साजिनाटा. अब आता है विच आर द वंस विच डू नॉट फ्लोट ऑन सैचुरेटेड सॉल्ट सोल्यूशन. देखो आप इसमें उल्टा पढ़ रहे हो. मैं ये नहीं पढ़ा रही कौन से फ्लोट करते हैं, मैं ये पढ़ा रही हूँ कौन से फ्लोट नहीं करते हैं. तो जब उल्टा पढ़ रहे हो तो निमोनिक उल्टा बना दो. उल्टा मतलब उल्टो. तो कौन कौन से फ्लोट नहीं करते? दैट इज अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ एस्कैरिस. राउंडवर्म याद है, फर्टिलाइज्ड एग, नॉन फर्टिलाइज्ड एग. तो अनफर्टिलाइज्ड एग. एल फॉर स्ट्रोंगाइलॉइड्स का लार्वा. देन टी फॉर द टीनिया एग. एंड ओ फॉर वो लिड वाला ऑपर्क्यूलेटेड एग्स जो ट्रीमाटोड्स में पाए जाते हैं. ये सारे फ्लोट नहीं करते. सो रिमेंबर, नेहा इज नॉन बाइल स्टेन्ड, चेस्ट इज फॉर ऑटो इन्फेक्शन, एंड जो फ्लोट नहीं करते उल्टा निमोनिक, दैट इज गोइंग टू बी उल्टो. Finally, we have finished with all of parasitology. The last part that I want to include quickly in 5 minutes are all the antimicrobial drugs. मतलब वो सारे जो फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे, तो वो एक एक करके जल्दी से अब हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं. बिफोर वी एंड, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ समरी. वो जितने भी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो आप फार्माकोलॉजी में पढ़ते हो, वो एक बार मेरे साथ यहाँ पे रिवाइज कर लो, ताकि पूरा चैप्टर आपका एज अ होल खत्म हो जाए. सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी अमीबा से. तो पहला अमीबा आता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका. आई होप यू रिमेंबर, इसके लिए मैंने बताया था कि अगर आपके पेशेंट को इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है तो मेट्रोनिडाजोल के साथ पैरोमोमाइजिन जरूर देना, ताकि जो ऑर्गेनिज्म ल्यूमेन में बैठा है वो भी डेड हो जाए. तो ल्यूमिनल अमीबेसाइड देना जरूरी है, मेट्रोनिडाजोल प्लस पैरोमोमाइजिन. बट अगर यही एंटमीबा हिस्टोलिटिका लिवर एब्सेस कराता है, जैसे कि एंकोविसॉस अपीयरेंस, तो अब मेट्रोनिडाजोल के साथ व्हाट इज प्रेफर्ड इज क्लोरोक्वीन. एंटमीबा हिस्टोलिटिका के बाद जो अगला आता था दैट वाज बेलेंटिडियम कोलाई. ये डायरिया करा रहा था, इसके लिए डायरिया वाले में हम डॉक्सीसाइक्लिन दे रहे थे. डन. फिर आते हैं कुछ फ्री लिविंग अमीबा. फ्री लिविंग जो एनवायरमेंट में होते हैं, नाइग्लेरिया फाउलरी, जो याद है नाला नहाना नाक स्टोरी थी, वो नाइग्लेरिया के लिए हम एम्फोटेरिसिन बी दे रहे थे. एक एंथमीबा के लिए आई हैड टोल्ड यू कि सिंगल ड्रग से ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, तो आपको ड्रग्स के नाम ना याद करके ये याद करना था, मल्टी मोडालिटी मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन चाहिए था. जो अगली चीज आती है दैट इज गोइंग टू बी द फ्लैजिलेज. फ्लैजिलेज में याद है दादाजी वाली स्टोरी, जियार्डिया लैम्ब्लिया. जियार्डिया लैम्ब्लिया के लिए यू हैव टू गिव मेट्रोनिडाजोल ड्रग ऑफ चॉइस. ट्राइकोमोनास वजाइनालिस इज आल्सो मेट्रोनिडाजोल, बट क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो इसके लिए आपको करनी है पार्टनर ट्रीटमेंट. फ्लैजिले चैप्टर के बाद जो अगला चैप्टर हमने पढ़ा था वो थे हीमोफ्लैजिलेज. ट्रोपैनोसोमा क्रूजी, क्रूज के साथ मर्सिडीज बेंज की झकास लाइफ स्टोरी थी, तो क्रूजी के लिए बेंजनीडाजोल. ट्रोपैनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंस कराता है वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, एंड रोडीसियंस कराता है ईस्ट अफ्रीकन. इस पे हमने रोडीसियंस के क्वेश्चन ज्यादा पढ़े थे कि रोडीज, ऐसा रोडीज वाला निमोनिक याद है. रोडीज शुरू में तो मेरा फेवरेट एपिसोड था, माइन एपिसोड. तो अर्ली केसेस में हम यूज कर रहे हैं रोडीज के लिए सूरामीन, और बाद में जाते जाते मैम वो एक मेला बन गया था जिसमें बॉलीवुड और सब लोग आने लग गए थे, तो बाद में जाके क्या कर रहे थे, मेलार्सोप्रोल. ऑन दी अदर हैंड जब गैम्बियंस का करा था तो गैम के लिए पेंटैम यूज करा था मैम, अर्ली केसेस में पेंटैम, एंड बाद वाले केसेस के लिए इफ्लोर्नेथिन एंड निफ्यूटिमॉक्स. अगला चलते हैं, इसी के अंदर अब हमें एक और चीज पढ़नी है. देयर इज समथिंग नोन एज कॉक्सीडियन पैरासाइट्स. याद है, तो हमने इसमें याद करा था कि एक तो हो गया क्रिप्टोस्पोरिडियम, क्रिप्टो करेंसी के लिए नीता अंबानी, तो नीता ऑक्सानाइड. और जो साइक्लोस्पोरा आइसोस्पोरा स्पोरा ब्रदर्स के लिए कॉट्रीमॉक्साजोल. एक और कॉक्सीडियन पैरासाइट था दैट वाज टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, जिसके लिए पीएस यूज हो रहा था, पायरीमेथामीन प्लस सल्फाडायाजीन. कमिंग टू द नेक्स्ट, काला आजार. अगर लीशमेनिया काला आजार पूछा तो लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, बट लीशमेनिया के बाद
पोस्ट काला आजार डर्मल लीशमेनियासिस पूछा तो ड्रग ऑफ चॉइस बिकम्स ओरल मिल्टीफॉसिन। अब आते हैं रीसेंट FMG जुलाई 24 का क्वेश्चन, दैट इज मलेरिया। अगर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और ओवेल के बारे में पूछा तो पहले तो ऑफ कोर्स एंटी मलेरियल ड्रग क्लोरोक्वीन देते हो जो आपके RBC स्टेजेस को मारता है, बट साथ में आप प्रीमाक्वीन इसलिए देते हो क्योंकि लिवर में अगर कोई हिप्नोजॉइट है तो वो भी मरेगा, तो इनके लिए आप देते हो क्लोरोक्वीन प्लस प्रीमाक्वीन। बट अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है जो सेरेब्रल मलेरिया करा सकता है तो यू हैव टू गिव द आर्टीमेसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी ACT, और साथ में प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के वो बनाना शिप गैमीट्स को मारने के लिए आप बाद में क्या देते हो, प्रीमाक्वीन। ACT पे अभी रिसेंटली FMG एग्जाम जुलाई 24 में क्वेश्चन आया था। अगला चलते हैं बैबेशिया। बैबेशिया हमने याद ही ऐसे करा था कि बैबेशिया में डबल A आएगा तो दो ड्रग से इसका ट्रीटमेंट होता है, वन इज एजिथ्रोमाइसिन एंड द अदर वन इज एटोवाक्वान। हाउएवर सिवियर केसेस में आप क्लिंडामाइसिन एंड क्विनीन भी दे सकते हो, पर ज्यादा क्वेश्चन ड्रग ऑफ चॉइस AA पे आता है। फाइनली कमिंग टू हेलमिन्थोलॉजी, सब जगह चाहे सिस्टोड हो प्राजिक्वेंटल देना, चाहे ट्रीमाटोड हो प्राजिक्वेंटल देना, तो एक्सेप्शन क्या है, ऑल द सिस्टोड्स आर गिवन प्राजिक्वेंटल, यस, चाहे हो वो H नाना या फिर हो H डिमिन्यूटा या टीनिया सोलियम, टीनिया साजिनाटा। बट एकाइनोकोकस मैम वो जो हाइड्रेटेड सिस्ट था वो थोड़ा अलग था, तो एकाइनोकोकस के लिए एल्बेंडाजोल दिया था। एंड सिमिलरली अगर ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हो गई थी न्यूरोसिस्टिसरकोसिस जो टीनिया सोलियम कराता है, तो उसके लिए भी आई वाज प्रेफरिंग एल्बेंडाजोल, एंड साथ में हो सकता है कुछ केसेस में स्टेरॉइड्स देने पड़े, न्यूरो है सीजर्स हो सकते हैं तो हो सकता है फेनेटोइन देना पड़े, तो वो तो एडेड है डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, बट वैसे यू आर गिविंग एल्बेंडाजोल। सो रिपीटिंग, सारे सिस्टोड्स में प्राजिक्वेंटल, एकाइनोकोकस एंड न्यूरोसिस्टिसरकोसिस में एल्बेंडाजोल, सारे ट्रीमाटोड्स में भी प्राजिक्वेंटल, बट एक डिफरेंस था फैशियोला हेपाटिका, फैशियोला हेपाटिका में हम देते हैं ट्रिक्लाबेंडाजोल। फाइनली हमने जो लास्ट स्टोरी पढ़ी, सारे नीमाटोड्स में एल्बेंडाजोल चल रहा था बट किन में अलग था, तो अभी अभी हमने पढ़ा स्ट्रोंगाइलॉइड्स, तो सबसे स्ट्रॉन्ग और अलग था तो उसमें आइवरमेक्टिन, और ओंकोसर्का, क्योंकि ओंकोसर्का क्या कराता है, वो कराता है रिवर ब्लाइंडनेस, तो रिवर ब्लाइंडनेस में भी आइवरमेक्टिन, तो स्ट्रोंगाइलॉइड्स और ओंकोसर्का में आइवरमेक्टिन। बाकी सारे जो फाइलेरिया हमने पढ़े उसके अंदर DEC लोआ लोआ हो गया, बुशरेरिया हो गया, सारे उनमें आ गया DEC डाइथाइल कार्बोबेजिन। बट एक जो गिनी वर्म है जो आजकल केसेस दिखते नहीं है तो हमें एज सच शायद देने की जरूरत ना पड़े, बट यू शुड बी नोइंग डेफिनेटली फॉर द फ्यूचर जस्ट इन केस इट रीइमर्जेस। रिमेंबर ड्रैकानक्यूलस गिनी वर्म के लिए ड्रग ऑफ चॉइस इज गोइंग टू बी मेट्रोनिडाजोल। अगर आप ये यहाँ फार्मा में पढ़ चुके हो, सो दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी योर फाइनल रिजॉर्ट टू ऑल द एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो पैरासिटामोल में जरूरी है। विद दैट पैरासिटोलॉजी का चैप्टर खत्म। एंड तक आते आते स्पेशली नीमाटोड्स में आते आते ये चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, तो एक बार तो वीडियो सुनो और एक बार खुद से अपने नोट्स को पढ़ो, दैट इज व्हेन यू विल बी एबल टू गेट अ फाइनल समरी ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।